आज 14 हिंदी अध्याय 131 मेरे करीब आओ। झोंग लिन को इन तथाकथित शाही मामलों से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन चूंकि यह संप्रदाय के गुरु द्वारा सौंपा गया कार्य था, इसलिए जियांग युआन की रक्षा करना उसका दायित्व था। वह बाण तरकश में हाथ डालकर 3 बाण निकाल लाया, धनुष पर तीर चढ़ाया और तीर खींच लिया। रात का असर झोंग लिन की आंखों पर नहीं पड़ा। अगले ही पल 3 तीर त्रिकोणीय आकार में काले कपड़े पहने आदमियों के समूह के बीचों बीच लगे, मानो उल्काएं चांद का पीछा कर रही हों। ये व्यक्ति नेता था। अचानक आने वाले तीरों का सामना करते हुए काले कपड़े पहने आदमी की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आ गया। उसने जल्दी से अपने हाथ में लंबे ब्लेड को लहराकर उसे रोकने का प्रयास किया। पहला तीर तो रुक गया, दूसरा तीर उसके बगल में खड़े एक अधीनस्थ ने रोक लिया, लेकिन तीसरा तीर उसके कंधे पर लगा। झोंग लिन को थोड़ी दया आई। आखिरी तीर सीधे उसके दिल पर निशाना साधा गया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह चकमा दे दिया गया। नेता के घायल होने के बावजूद हमलावर काले कपड़े पहने सैनिकों ने केवल मामूली हलचल का अनुभव किया और फिर जल्दी ही शांत हो गए तथा न्यू दिल्ली की गठित सैन्य संरचना के खिलाफ अपना व्यवस्थित हमला जारी रखा। झोंग लिन ने आंखें मूंद ली। कितना चालाक आदमी है, ये तो बस एक छोटा मोटा नेता है, असली मास्टरमाइंड तो अभी भी लोगों के बीच छिपा है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह पेश नहीं आ सकता? झोंग लिन की आंखों में दिव्य प्रकाश टिमटिमा रहा था। चूंकि वह तुम्हें नहीं ढूंढ सका, इसलिए वह सभी को मार डालेगा। उसके हाथ में रखा काला शीशम का धनुष दिशा बदल गया और तीर काले कपड़े पहने लोगों की भीड़ में मोतियों की तरह छूटने लगे। धनुष की डोरी के हर कंपन के साथ एक जीवन लुप्त हो गया। आखिरकार ये काले वस्त्रधारी पुरुष अपनी दुर्जय संरचना के बावजूद ज्यादा से ज्यादा साधारण लोग ही थे, जिनमें से कुछ ही उस श्रेणी में पहुंचे थे। वे झोंग लिन के तीरों का सामना कैसे कर सकते थे? एक मध्यम तृतीय श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट भी झोंग लिन की चमत्कारी धनुष कला का सामना करने से चिढ़ सकता था। सुजलॉन शेयर मूल्य का 98.6% सटीकता के साथ AI विश्लेषण। स्टॉक एनालिसिस है। काले कपड़ों में छिपे एक हटे कट्टे आदमी की हथेली हल्की सी कांप रही थी और उसकी आंखों के कोने हल्के से फड़क रहे थे जब उसने बगल में कंधे पकड़े खड़े आदमी की तरफ देखा। वह मन ही मन खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था कि वह होशियार था, वरना वह घायल हो सकता था या मर भी सकता था। जनरल, उस आदमी की तीरंदाजी बहुत तेज है। लगभग हर तीर किसी न किसी साथी को गिरा देता है। हालांकि हम संख्या में उनसे ज्यादा हैं, फिर भी हम इतना नुकसान नहीं सह सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने से पहले ही हमारे सैनिक ढेर हो जाएंगे। काले कपड़े पहने आदमी का चेहरा काला पड़ गया। क्या शानदार तीरंदाजी है! आदेश दो, कुछ सैनिकों को अलग करो जो उस बच्चे पर हमला करें, पहले उसे मार गिराओ। कम से कम उसकी तीरंदाजी में बाधा डालो। इसके साथ ही एक कमान झंडा लहराया, जिससे स्वाभाविक रूप से सैनिकों का एक हिस्सा झोंग लिन पर हमला करने के लिए विभाजित हो गया। सैनिकों ने एक रक्षात्मक संरचना बनाई जिसमें स्वाभाविक रूप से कमजोर और मजबूत बिंदु थे, और जहां झोंग लिन था वह कमजोर बिंदु था। न्यू दिल्ली ने सैनिकों की तैनाती के बारे में सोचा। वह झोंग लिन की मार्शल आर्ट साधना को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसने रक्षा के लिए केवल कुछ सैनिकों को छोड़ा, बाकी को अन्य क्षेत्रों की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया। कुछ सैनिकों ने काले कपड़े पहने लोगों के एक बड़े समूह को अपनी ओर आते देखा तो पीछे नहीं हटे, बल्कि सहज रूप से झोंग लिन की ओर देखने लगे। दिलचस्प, झोंग लिन ने हल्के से मुस्कुराकर अपनी गति बढ़ा दी। धनुष तकनीक, तीव्र फायर, वूश 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 वूश। 5 तीर तेजी से एक के बाद एक निकटतम 5 काले कपड़े पहने पुरुषों की गर्दन में लगे। इससे पहले कि अन्य लोग कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, 5 और तीर हवा में उड़ गए। कुछ ही क्षणों में दर्जनों लोगों का दस्ता झोंग लिन की ओर 100 कदम भी नहीं बढ़ा पाया था कि उनकी आधी संख्या नष्ट हो गई। ऐसा दृश्य सभी ने देखा और किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह युवा गुरु, जो शायद ही कभी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता था, इतना तीरंदाजी कौशल रखता होगा। केवल जियांग युआन और न्यू दिल्ली ही झोंग लिन की मार्शल आर्ट साधना के बारे में जानते थे। ऐसे दिव्य धनुर्धर की उपस्थिति में विजय पहले से ही उनकी ओर इशारा कर रही थी। सेना का मनोबल बढ़ गया, जिससे उनकी तलवारों पर पकड़ और मजबूत हो गई। अचानक एक काले कपड़े पहने व्यक्ति हवा में उछला। उसके चारों ओर खून का एक हल्का सा बादल छा गया। मानो उड़ता हुआ वह न्यू दिल्ली की सेना की रक्षा पंक्ति को पार करता हुआ पल भर में जियांग युआन तक पहुंच गया। हाथ में काला छोटा ब्लेड लिए उसने जियांग युआन की गर्दन पर निशाना साधा।
क्यूई रक्त बादल की तरह दिव्य शक्ति क्षेत्र, राजकुमारी सावधान रहो। नियु दाली चौंक गया, उसका शरीर तेजी से घूमने लगा, काले कपड़े पहने व्यक्ति को रोकने का प्रयास करने लगा। दुर्भाग्यवश उसकी गति बहुत धीमी थी और काले कपड़े पहने आदमी पहले ही जियांग युआन तक पहुंच चुका था। जियांग युआन डर से कांप रहा था, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उछाल! अचानक एक सुनहरी तलवार क्यूई काली रात के आकाश को चीरती हुई, हवा को चीरती हुई बिजली की तरह चमक उठी। एक चीख के साथ काले कपड़े पहने आदमी को तलवार क्यूई द्वारा 2 टुकड़ों में काट दिया गया, उसका शरीर गिर गया, खून जमीन पर फैल गया। झोंग लिन ने भावशून्य होकर अपनी तलवार उंगली वापस खींच ली। तलवार क्यूई अभी अभी उसकी आत्मा गैंडे की तलवार उंगली द्वारा भेजी गई थी। काले कपड़े पहने वह आदमी तो दिव्य शक्ति क्षेत्र में मात्र चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति था, वह कैसे विरोध कर सकता था। काले कपड़े पहने भीड़ के बीच झोंग लिन की भयानक तलवार क्यूई को देखकर नेता का चेहरा पूरी तरह बदल गया, उसकी आंखें भय से भर गईं। ऊपरी तीसरी कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट, पीछे हटो, जल्दी से पीछे हटो। ऐसा कहकर वह भाग गया और दूर जंगल में गायब हो गया। पीछे हटने की आवाज गूंज उठी और डरे हुए काले कपड़े पहने लोगों में लड़ते रहने की इच्छा बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। संगठन अनुशासित था, पीछे हटने की इजाजत नहीं थी, वरना नतीजे भयानक होते। पीछे हटना हमला करने से अधिक तेज था। जल्द ही जमीन पर पड़ी लाशों को छोड़कर सभी काले कपड़े पहने लोग जंगल में गायब हो गए। नियु दाली ने पीछा करने का आदेश नहीं दिया। जंगल में घना अंधेरा था और यदि घात लगाकर हमला किया जाता तो न केवल सैनिकों की हानि होती बल्कि संपूर्ण विनाश होता। हताश प्रतिद्वंद्वी को घेरने की कोशिश मत करो, जल्दबाजी में जंगल में प्रवेश मत करो। राजकुमारी, क्या आप ठीक हैं? नियु दाली ने तत्काल पूछा। जियांग युआन ने अपने सामने 2 टुकड़ों में कटे काले कपड़े पहने आदमी को घूरा, उसकी आंखों में डर की एक झलक थी। कितना करीब, कितना करीब। गहरी सांस लेते हुए जियांग युआन ने झोंग लिन को प्रणाम किया। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई। झोंग लिन ने कोई जवाब नहीं दिया और कहा, तुम्हारी मार्शल आर्ट कमजोर नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास युद्ध का अनुभव नहीं है। अगर अगली बार तुम्हारी हत्या हो जाए तो मेरे पास ही रहना। वरिष्ठ भाई की सलाह नोट कर ली गई है, मैं उसे याद रखूंगा। झोंग लिन ने सिर हिलाया और तंबू की ओर लौट गया तथा युद्ध क्षेत्र की सफाई का काम दूसरों पर छोड़ दिया। जियांग युआन जहां थी वहीं खड़ी रही, अपने सामने बिखरी लाशों को देखती रही, उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। राजकुमारी, ये काले कपड़े पहने हुए सभी लोग सेना से थे। मुझे पता है। जियांग युआन की आंखें ठंडी चमक से चमक उठी, उसने दांत पीसते हुए कहा, निस्संदेह यह मेरे चौथे भाई का काम है। केवल वही ऐसी विशिष्ट सेनाओं का संचालन कर सकता है। मेरे अच्छे भाई, तुमने अपनी बहन को कितना शानदार उपहार दिया है। नियु दाली चुप रही क्योंकि उसे लंबे समय से इस बात का अंदेशा था। ऐसी युद्ध शक्ति केवल टाइगर बेन कैंप के कुलीन सैनिकों को ही मिल सकती थी, जिसका सैन्य कमांडर चौथे राजकुमार का चाचा था। आप इन लाशों को कहां ले जाएंगे? जियांग युआन ने युद्ध के मैदान की सफाई कर रहे सैनिकों को देखते हुए पूछा। उसकी अभिव्यक्ति बदल रही थी, वह ठंडे स्वर में बोल रही थी। राजकुमारी, रात के समय इस जंगली जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं। वे इन शवों को जानवरों द्वारा खाए जाने से बचाने के लिए उन्हें दफनाने की योजना बना रहे हैं, नियु दाली ने समझाया। बाहर निकलो। राजकुमारी, रात में इस निर्जन जंगल में कई जंगली जानवर होते हैं, वे इन लाशों को दफनाना चाहते हैं ताकि जंगली जानवर इन्हें न खा जाएं, नियु दाली ने समझाया। जियांग युआन ने ठंडी आवाज में कहा, आप बहुत दयालु हैं। अभी कुछ देर पहले ही आप उनसे लड़ रहे थे और अब आपको उनकी लाशों की चिंता हो रही है, जिससे सैनिक चैन से नहीं सो पा रहे हैं। अगर बाद में लड़ाई हुई तो हम ठीक से बचाव कैसे करेंगे? उन सबको फेंक दो, हम सुबह होते ही निकल पड़ेंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इन शब्दों के साथ ही आसपास का माहौल तुरंत शांत हो गया। नियु दाली ने अपने आसपास के सैनिकों के हाव भाव पर नजर डाली और गंभीरता से कहा, मृतकों का बहुत महत्व होता है। चाहे वे विरोधी हो या नहीं, उन्हें मृत्यु के बाद शांति से विश्राम करना चाहिए। यही युद्ध क्षेत्र का नियम है। यह कोई युद्ध का मैदान नहीं है और वे बस कुछ डाकू हैं जो रास्ता रोक रहे हैं। वे इस तरह के प्रयास के लायक नहीं हैं। भाइयों को आराम करने दो, हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। बोलने के बाद जियांग युआन मुड़ा और तंबू में चला गया, जिससे नियु दाली को बोलने का कोई अवसर नहीं मिला।
नियुदाली एक क्षण के लिए चुप खड़ा रहा, फिर अपने बगल में खड़े सैनिकों की ओर देखने लगा। आप सब क्या सोचते हैं? सैनिकों ने जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी कार्रवाई से जवाब दिया। हर लाश को ले जाकर एक जगह ढेर कर दिया गया। जब सारी लाशें इकट्ठी हो गईं, तो उन्होंने वहीं गड्ढा खोदना शुरू किया और आखिरकार सारी लाशें दफन कर दी। नियुदाली जियांग युआन के तंबू के पास आगे बढ़ा, झुककर सलाम किया और कहा, राजकुमारी, हम दुश्मनों की लाशें नहीं दफना रहे हैं, वे हमारी अपनी हैं। युद्ध के मैदान का यही नियम है। आज वे मरे हैं, कल हम भी मर सकते हैं। भाई नहीं चाहते कि किसी दिन उनकी लाशें जंगली जानवरों का भोजन बन जाएं। तंबू के अंदर जियांग युआन का शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था और उसकी आंखों में अकथनीय भावनाएं चमक रही थीं। हम कुछ ही दूरी पर झोंग लिन, जिसने तंबू में सारी बातचीत सुन ली थी, अपने दिल में गहरी आह भर रहा था। युद्ध के मैदान में लोग अपने शवों को घोड़े की खाल में लपेटते हैं। कोई नहीं चाहता कि मृत्यु के बाद उनके शवों का अपमान हो, इसलिए सभी युद्ध के नियमों का पालन करते हैं। चाहे वे अपने हो या विरोधी, मृतकों को बहुत सम्मान दिया जाता है और शांतिपूर्वक दफनाया जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि मृत्यु के बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनके शवों के साथ वैसा ही सम्मान से पेश आएगा। यह एक मौन परंपरा और सभी देशों में एक अलिखित नियम है। 5वीं पहर तक संघर्ष करने के बाद सभी निशान पूरी तरह से साफ कर दिए गए थे, यहाँ तक कि मिट्टी और मिट्टी से ढका खून भी साफ कर दिया गया था। जैसे ही दिन निकला, सभी लोग एक बार फिर चल पड़े। झोंग लिन गाड़ी में ही रहा और अपनी मार्शल आर्ट साधना को बढ़ाने के लिए लगातार मेरिडियन को तोड़ता रहा। मेरिडियन मार्ग क्षेत्र की पहली परत पूरी हो चुकी थी। दूसरी परत के लिए हाथ की 3 यांग मेरिडियन को खोलने की आवश्यकता थी। हाथ की 3 यांग मेरिडियन में भी 3 चैनल हैं। हाथ यांगमिंग बड़ी आंत मेरिडियन, हाथ तायांग छोटी आंत मेरिडियन और हाथ शाओयांग ट्रिपल एनर्जाइजर मेरिडियन। इन 3 मेरिडियनों में 62 एक्यू पॉइंट शामिल हैं, जो प्रथम परत के हाथ 3 इन मेरिडियनों के कार्यभार से 3 गुना अधिक है। झोंग लिन ने गहरी सांस ली, तो फिर शुरू करते हैं। एक विचार के साथ रेशम की रेशम शक्ति का एक झोंका धीरे धीरे शांगयांग एक्यू पॉइंट के स्थान की ओर बढ़ा। शांगयांग एक्यू पॉइंट तर्जनी उंगली के दूरस्थ भाग के रेडियल भाग में नाखून की जड़ के कोने के ऊपर स्थित होता है। इसका आकार छोटा होता है, जिससे खतरा कम होता है। थोड़े से ध्यान से इसे आसानी से खोला जा सकता है। ... वू वू वू। घाटियों के बीच एक अजीब बांसुरी की ध्वनि गूंज रही थी, धीमी और गहरी, मानो किसी के दिल पर 10,000 पाउंड का बोझ दबा हो। निर्जन जंगल में बांसुरी की ध्वनि भयानक थी, चाहे कोई इसे कैसे भी सुने। तैयार करना। नियुदाली के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। एक ही आदेश पर सभी सैनिकों ने उस गाड़ी को घेर लिया जहां जियांग युआन था। सबसे बाहरी परत में तलवार और ढाल वाले हाथ थे, जो रक्षा के लिए ढालों का उपयोग करते थे। बीच वाली परत में लंबे भाले थे, जबकि सबसे भीतरी परत में लंबे धनुष थे। इस समय झोंग लिन फिर से गाड़ी से बाहर निकला। उसकी भावभंगिमा अनाकर्षक थी। साधना के दौरान बीच में रोके जाने से उसे कोई खुशी नहीं हुई, खासकर तब जब वह शांगयांग एक्यू पॉइंट खोलने के इतने करीब था। जियांग युआन जल्दी से झोंग लिन के पास पहुंचा और फुसफुसाया, कृपया सहायता करें वरिष्ठ भाई। झोंग लिन ने सिर हिलाया। उसने हवा में गूंजती बांसुरी की ध्वनि में आंतरिक श्वास के एक सूक्ष्म उतार चढ़ाव को महसूस किया। गुस्से से हंसते हुए उसने कहा, क्या आजकल हत्यारे इतने घमंडी हो गए हैं? बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। झोंग लिन की गुस्से भरी चीख मीलों तक गूंज उठी, जिससे पेड़ हिलने लगे, चट्टानें कांपने लगीं और पक्षी गिरने लगे। यहां तक कि बांसुरी की आवाज भी दब गई। क्या दुर्जय आंतरिक श्वास और शक्तिशाली ध्वनि तरंग कौशल! एक तलवार कड़ाही संप्रदाय के शिष्य से जैसी अपेक्षा की जाती है। डिंग, वह अपना सम्मान देता है। दूर एक पर्वत शिखर पर बांसुरी वादक खड़ा था। अब उसकी गतिविधियां रुक गई थीं। काले वस्त्र पहने हुए उसके कपड़े पर्वतीय हवा में लहरा रहे थे। जैसे ही उसने ये कहा, डिंग हे ने धीरे से बांसुरी को अपनी कमर से बांध लिया और एक विशाल पक्षी की तरह पहाड़ की चोटी से छलांग लगा दी। डिंग हे ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि जियांग युआन को विनम्रता से सलाम किया। तीसरी राजकुमारी को नमस्कार। जियांग युआन का चेहरा बदसूरत था। सामने खड़े व्यक्ति को घूरते हुए उसने कहा, जब तुम मेरी पहचान जानते हो, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी गद्दारी करने की? तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति ने सौंपा था जो नहीं चाहता कि तीसरी राजकुमारी राजधानी लौट आए। कृपया मुझे माफ कर दीजिए।
ऐसा करते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और जियांग युआन की ओर एक आभासी हथेली का प्रहार किया। हवा से एक क्यूई हथेली प्रकट हुई और उसके चारों ओर क्यूई के प्रचंड प्रवाह ने आसपास के सैनिकों को गिरा दिया। अगर जियांग युआन पर यह हथेली लगती तो वह तुरंत मर जाती। इतनी दुस्साहस! झोंग लिन ने व्यंग्य करते हुए अपनी उंगली से इशारा किया और क्यूई हथेली को रोकने के लिए तलवार की चमक की एक लकीर छोड़ी। टकराना! क्यूई हथेली बिखर गई और डिंग हे ने अवसर का लाभ उठाया। उसकी आकृति झोंग लिन के सिर के ऊपर प्रकट हुई। उसका लक्ष्य जियांग युआन नहीं बल्कि झोंग लिन था, क्योंकि वह जानता था कि जब तक झोंग लिन मारा नहीं जाता वह जियांग युआन तक कभी नहीं पहुंच सकता। 5 थंडर्स पाम! अचानक डिंग हे की हथेली में एक ज्वाला सी क्यूई शक्ति फूट पड़ी, जो 5 धधकते हुए गोलों में बट गई, जिनमें से प्रत्येक शाहबलूत के पेड़ों की तरह कांटेदार था। प्रचंड गर्मी से ऐसा जलन भरा दर्द हुआ मानो आग की लपटों में घिर गए हों। ताइन विभाजित प्रकाश! हाथ में खुली हुई लंबी तलवार, हवा को चीरती हुई मकड़ी के रेशम की तरह घने जाल में बुनी हुई तलवार क्यूई की असंख्य किरणों को मुक्त कर रही थी। जैसे ही यह जाल नीचे उतर आया, इसने तुरंत डिंग हे की लपटों को अपने जाल में फंसा लिया तथा अनगिनत धातु के टुकड़े होने की आवाजें गूंजने लगीं, जो उन्हें अलग करने के लिए तैयार थीं। एक तेज स्पेक्ट्रम विभाजन तलवार तकनीक, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह मेरी एकमात्र कौशल है? डिंग हे ने हाथ हिलाते हुए तिरस्कार पूर्वक कहा। तलवार क्यू जैसी 7 पन्ने जैसी लपटें आकाश में गरज रही थीं। लपटें गरज रही थीं, लंबी गड़गड़ाती चीखों के साथ हवा को चीर रही थीं। इन पन्ने जैसी लपटों के नीचे आसपास की धरती हरे रंग की चमक से चमक रही थी। पहले से बिखरे हुए असंख्य सैनिक अचानक पीले पड़ गए, उन्हें चक्कर आने लगे तथा कुछ ने तो सीधे खून भी थूक दिया। युवा मास्टर झोंग, सावधान रहें, ये लपटें जहरीली हैं। न्यू दाली ने जहर का प्रतिरोध करने के लिए अपने क्यूई रक्त का उपयोग करते हुए जोर से चिल्लाया। झोंग लिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने अपने आसपास के लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखा, इस अग्निविष की दुर्जय शक्ति को महसूस किया जो विनाशकारी प्रभावों के लिए विषाक्त पदार्थों के साथ लपटों को मिलाने में सक्षम थी। बैंग बैंग बैंग! पन्ने जैसी लपटों की एक श्रृंखला झोंग लिन की ओर टूट पड़ी, जो किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहता था। उसने अपनी तलवार की उंगली घुमाई, जिससे आत्मा गैंडे की तलवार की उंगली निकल पड़ी और सुनहरी तलवार क्यूई हवा में दौड़कर लपटों से टकराने लगी। टक्कर से ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई जैसे किसी बड़े हथौड़े से घंटी पर प्रहार किया गया हो, तथा क्यूई की भयानक लहरें सभी दिशाओं में उठीं, जिससे आसपास का वातावरण हिल गया तथा धुएं के बादल अशांत लहरों की तरह घूमने लगे। 3 यिन मेरिडियन! ड्रैगन कैप्चरिंग हैंड! जोंग लिन ने उस पल का फायदा उठाया जब जहरीली आग बिखर गई और अपना दाहिना हाथ शून्य में पहुंचा दिया। उसकी आंतरिक सांस एक हाथ में बदल गई, जो चक्की के पाट के आकार का एक विशाल क्यूई बल का हाथ बन गया, जो डिंग हे की ओर तेजी से बढ़ रहा था। डिंग हे का चेहरा एकदम बदल गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी जहरीली आग इतनी आसानी से बुझ जाएगी, और अब झोंग लिन उसे पकड़ने के लिए किसी अनजान मार्शल आर्ट तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। सहज ही उसने अपनी कमर से बांसुरी निकाली और उसे क्यूई बल के हाथ की ओर जोर से मारा। जैसे ही बांसुरी हवा में चीरती हुई निकली, उसने एक तीखी आवाज पैदा की। बाम! झोंग लिन का क्यूई फोर्स वाला हाथ जोर से कांप उठा और डिंग हे के हाथ की बांसुरी फट गई। वह खुद भी सच्चे क्यूई वाले हाथ में समा गया और मुंह भर खून उगलते हुए आसमान से नीचे गिर पड़ा। स्लैश! एक सुनहरी तलवार की रोशनी चमकी। डिंग हे दुखद चीखते हुए वहीं मर गया। जियांग युआन सब कुछ घटित होते देख रहा था। कुछ ही पलों में आक्रामक डिंग हे एक लाश में बदल गया था। उच्च तृतीय श्रेणी का एक मार्शल कलाकार उसकी आंखों के सामने मर गया था, और उसकी तकनीकों की श्रृंखला अद्भुत थी। वरिष्ठ भाई की शक्ति! जियांग युआन की आंखें जल रही थीं। वह जानता था कि झोंग लिन कीमिया में बहुत जबरदस्त है, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसका युद्ध कौशल इतना भयानक होगा। एक उच्च तृतीय श्रेणी का मार्शल कलाकार इतनी आसानी से इस जगह मारा गया। न्यू दाली तेजी से आगे बढ़ा और डिंग हे की लाश में हाथ डाला। कुछ ही देर बाद वह एक टोकन लेकर आया। राजकुमारी, देखो! जियांग युआन ने हाथ बढ़ाकर टोकन लिया, जो सोने से बना था और उस पर ड्रैगन का पैटर्न बना हुआ था तथा एक तरफ बड़ा सा मार्शल अक्षर उत्कीर्ण था। जियांग युआन ने टोकन को कसकर पकड़ लिया, उसे आटे के समान द्रव्यमान में कुचल दिया और उसके मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। जियांग वू! झोंग लिन ने भौहें चढ़ाईं। नाम सुनते ही उसे अंदाजा हो गया कि यह शायद जियांग युआन का कोई राजसी भाई बहन है।
पिछली रात के हमलावरों जैसा, जो नहीं चाहते थे कि जियांग युआन राजधानी शहर लौट आए। जियांग युआन ने गहरी सांस ली, अपने दिल के अंदर के गुस्से को दबाया और सख्ती से कहा, मेरे अपमान को क्षमा करें, वरिष्ठ भाई। कोई बात नहीं, मेरा काम तुम्हें राजधानी तक सुरक्षित पहुंचाना है। ये घटनाएं अपेक्षित थीं। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारे भाई तुम्हारी हत्या के लिए किसी उच्चतर तृतीय श्रेणी के मार्शल कलाकार को नियुक्त कर सकते हैं। सचमुच, उनकी पहुंच अद्भुत है। मुझे आश्चर्य है कि वे आगे क्या करने वाले हैं। उच्च तृतीय श्रेणी के मार्शल कलाकार दुर्लभ होते हैं और स्वभाव से विशेष रूप से अभिमानी होते हैं। किसी को हत्या के लिए भर्ती करना इस राजकुमार के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी। जियांग युआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब और नहीं होना चाहिए। इन 2 हत्या के प्रयासों ने उन्हें आपकी क्षमताएं दिखा दी हैं, वरिष्ठ भाई। साधारण हत्यारे आपके सामने टिक नहीं सकते। केवल एक सेना ही घेरकर मार सकती है और उनमें ऐसी क्षमता का अभाव है। कल रात कुछ 100 सैनिकों की तैनाती ही सीमा थी। सैन्य घेराव असंभव है क्योंकि बूढ़ा सम्राट अभी भी जीवित है और शाही परिवार के वे पुराने राक्षस भी मरे नहीं हैं। मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। मेरे मार्शल प्रशिक्षण में फिर से बाधा मत डालना। झोंग लिन मुड़ा और गाड़ी में चढ़ गया तथा शांग्यांग एक्यू पॉइंट का अध्ययन जारी रखा। जियांग युआन ने अपने हाथ में रखा आटा फेंक दिया और ठंडे स्वर में कहा, नियुदाली, यहाँ आपके आदेश पर। उसका सिर काट दो और उसे तुरंत मेरे प्यारे भाई के पास भेज दो। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, नियुदाली ने अपना सिर और भी नीचे कर लिया। देरी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। राजधानी शहर तक कितना समय लगेगा? राजकुमारी को रिपोर्ट करते हुए, वर्तमान गति से हमें 1 महीने में पहुंच जाना चाहिए। 1 महीना? तो फिर उन्हें 1 महीना और जीने दो। उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई, इसलिए मैं भी दया नहीं दिखाऊंगा। इन 2 हत्या के प्रयासों से खून के रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। अगर वे जीना नहीं चाहते तो उन्हें सब मर जाने दो। जियांग युआन की आवाज बर्फीली थी, सर्दियों की गहराई की तरह, किसी भी तरह की जीवंतता से रहित। कारवां जल्द ही फिर से चल पड़ा और वास्तव में, जैसा कि जियांग युआन ने कहा, रास्ते में कोई और हत्या का प्रयास नहीं हुआ जिससे झोंग लिन को अपने शरीर के एक्यू पॉइंट्स का अध्ययन करने और तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिला। कारवां ने आधे महीने तक यात्रा की और रेशम शक्ति की मदद से झोंग लिन ने हाथ के 3 यांग मेरिडियन में प्रशिक्षण पूरा किया। तब तक सभी भुजा मेरिडियन साफ हो चुके थे और डेंटियन में आंतरिक सांस 1% तक संकुचित हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर झोंग लिन ने अपनी हथेली खोली और उसकी हथेली में एक सुनहरे ड्रैगन के आकार का क्यूई बल्ब घूम गया। ये सुनहरा ड्रैगन केवल 3 इंच लंबा था, पूरी तरह से क्षणभंगुर, जिस पर हल्के ड्रैगन के शल्क दिखाई दे रहे थे। तृतीय श्रेणी आंतरिक श्वास क्षेत्र क्यूई बल्ब बाह्यीकरण, द्वितीय श्रेणी मेरिडियन मार्ग क्षेत्र वस्तुकरण। अब जबकि मैंने भुजा मेरिडियन को पूरी तरह से साफ कर लिया है, मुट्ठी, हथेली और पंजे की मार्शल आर्ट की शक्ति बहुत बढ़ गई है। ये ड्रैगन वशीकरण हथेली एक साधारण मार्शल आर्ट है, फिर भी जब द्वितीय श्रेणी साधना के साथ किया जाता है तो यह आश्चर्यजनक रूप से भिन्न है। झोंग लिन ने अपनी हथेली पकड़ ली और ड्रैगन की दहाड़ के साथ उसके हाथ में मौजूद सुनहरा ड्रैगन विलीन हो गया। इसके बाद मुझे तीसरी परत के फुट 3 यिन मेरिडियन को साफ करना होगा, जिसमें फुट 3 प्लीहा मेरिडियन, फुट जुएन लिवर मेरिडियन और फुट शाओइन किडनी मेरिडियन शामिल हैं। वे जिन मेरिडियन को जोड़ते हैं वे और भी जटिल हैं। फुट 3 प्लीहा मेरिडियन में अकेले 42 एक्यू पॉइंट हैं। गोंगसुन, यिनबाई, शांगक्यू, डिजी, ब्लडसी, चोंगमेन। फुट 3 यिन मेरिडियन को पूरी तरह से साफ करने के लिए 124 एक्यू पॉइंट्स को तोड़ना आवश्यक है। ये सोचकर झोंग लिन ने भी अपना मुंह सिकोड़ लिया। ये तो बस तीसरी परत है, कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे अपर 3rd ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट इसी स्तर पर अटके हुए हैं। पहली परत के लिए 29 एक्यू पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, दूसरी के लिए 62, तीसरी के लिए 124। ये वास्तव में उस कहावत के समान है, मेरिडियन की एक परत स्वर्ग की एक परत है। सौभाग्य से मैंने रेशम शक्ति में महारत हासिल कर ली है, अन्यथा मास्टर की तरह मुझे आंतरिक श्वास के साथ धीरे धीरे प्रत्येक एक्यू पॉइंट को नष्ट करना होगा। मास्टर के अनुसार 35 साल की उम्र में आंतरिक श्वास क्षेत्र तक पहुंचने के बाद उन्हें अपनी आंतरिक श्वास को पूर्ण करने में 2 साल लगे और अब 70 से अधिक होने के बावजूद वे शिरा रक्षा गोलियों की असीमित आपूर्ति के साथ भी मेरिडियन मार्ग क्षेत्र में ही रुके हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे ढीले साधक अपनी साधना कैसे प्रबंधित करते हैं।
झोंग लिन ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया और मेरिडियन मार्ग क्षेत्र में साधना की कठिनाई की सराहना की। धीरे धीरे वह खड़ा हुआ और गाड़ी से बाहर निकल गया। दोपहर का समय था और कारवां भोजन तैयार करने के लिए नदी के किनारे डेरा डाले हुए था। झोंग लिन का अचानक उतरना सबको हैरान कर गया। बुनियादी जरूरतों के अलावा वह कभी गाड़ी से बाहर नहीं निकलता था और अभी खाने का समय भी नहीं हुआ था। न्यू दाली ने सोचा कि झोंग लिन के पास निर्देश है, इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ गया। नमस्कार मास्टर झोंग, क्या आपके पास कोई आदेश है? इस गुरु के साथ ढिलाई बरतने की उसकी हिम्मत नहीं थी। एक उच्च तृतीय श्रेणी का मार्शल कलाकार और चतुर्थ श्रेणी का कीमियागर, ऐसी उपाधियां हर जगह सम्मान की पात्र थीं। इसके अलावा राजकुमारी ने कहा था कि भले ही वह उसका अनादर करे, लेकिन उसे झोंग लिन का अनादर नहीं करना चाहिए। न्यू दाली की चिंतित अभिव्यक्ति को देखकर झोंग लिन ने एक हल्की मुस्कान प्रकट की। कुछ नहीं, मैं बस ट्रेनिंग से थक गया हूँ, थोड़ा आराम करने आया हूँ। आगे बढ़ो। न्यू दाली की आंखें अजीब थीं। ट्रेनिंग से थक गए हो? ट्रेनिंग से थकान महसूस हो रही है। सबकी नजरों में झोंग लिन एक मार्शल आर्ट का दीवाना था जो रोज गाड़ी में छिपकर ट्रेनिंग लेता था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इतनी कम उम्र में ही वह पर थर्ड ग्रेड मार्शल आर्टिस्ट बन चुका था। आगे क्या है? झोंग लिन ने दूर से एक शहर की धुंधली आकृति पर नजर डाली और सहजता से पूछा। मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, आगे लिन्यू शहर है। पूरे परिवार के रूप में स्वागत। लिन्युए का गु परिवार। झोंग लिन की अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए स्थिर हो गई। उसे आश्चर्य हुआ कि वह अनजाने में लिन्यू काउंटी में पहुंच गया था। क्या वरिष्ठ भाई लिन्यू में गु परिवार के लोगों को जानते हैं? जियांग युआन भी गाड़ी से बाहर निकला और झोंग लिन के पास आया। मैं उन्हें जानता हूँ। गु परिवार मेरा समर्थन कर रहा है। जियांग युआन को गु परिवार के साथ ऐसे संबंध के बारे में जानकर आश्चर्य हुआ और उसकी आवाज में ईर्ष्या का भाव था। वे वास्तव में भाग्यशाली हैं। तलवार कड़ाही संप्रदाय के कई शिष्यों के पास दानदाता होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सांसारिक दुनिया के कई व्यापारी गरीब विद्वानों की मदद करते हैं। इसे समर्थन कहते हैं, लेकिन इससे एक निवेश भी समझा जा सकता है। अगर यह असफल होता है तो उन्हें बस कुछ पैसे का नुकसान होता है, लेकिन अगर यह सफल होता है तो लाभ 1000 गुना होता है। झोंग लिन का उत्थान आकाश में चमकते उल्कापिंड जैसा है, इतना चमकीला और बिना जड़ों वाला। जब तक दूसरों को उसके बारे में पता चला, वह बहुत ऊंचा उठ चुका था। चाहे वह उच्च तृतीय श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट हो या चतुर्थ श्रेणी का पिल मास्टर, लोग उसे दूर से ही निहार सकते थे। अब अप्रत्याशित रूप से गु परिवार झोंग लिन के हितैषी के रूप में उभरा है, जिससे जियांग युआन ईर्ष्या, जलन और आक्रोश से भर गया है और वह सवाल कर रहा है कि उसने वरिष्ठ भाई झोंग से पहले क्यों नहीं मुलाकात की। जूनियर सिस्टर जियांग, क्यों न हम कुछ देर लिन्यू शहर में आराम करें? झोंग लिन जियांग युआन की राय जानना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज में एक स्पष्ट स्वर था। जियांग युआन ने स्वाभाविक रूप से झोंग लिन के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा, बेशक न्यू दाली जी श्रीमान, गु परिवार के पास मुलाकात का नोट लेकर किसी को भेजो। समझा। न्यू दाली ने तुरंत गार्डों को निर्देश दिया कि वे लिन्यू शहर की ओर तेजी से चलें और देरी करने की हिम्मत न करें। जल्द ही लोगों और घोड़ों का एक बड़ा समूह शहर से निकला, जिसका नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि लंबे समय से खोया हुआ गुनिंग कर रहा था। हाँ, आज सुबह मैं शाखाओं पर चहचहाती मैगपाई की आवाज से जागा और पता चला कि यह भाई झोंग के सम्मानीय आगमन का स्वागत करने के लिए था। गुनिंग घोड़े से उतरे, सुनहरी कढ़ाई वाले काले कपड़े पहने, लंबे और शान से खड़े थे। उनके सुंदर चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी, जो एक गरिमामयी शालीनता बिखेर रही थी जिसने तुरंत सद्भावना जगा दी। झोंग लिन भी मुस्कुराया और अपने हाथों को कप में भरकर बोला, मैं बिना बुलाए आया हूँ भाई गु, कृपया बुरा मत मानना। किसी को चौथी श्रेणी के गोली मास्टर के आगमन पर आपत्ति कैसे हो सकती है, जिसके लिए बहुत से लोग तरसते हैं लेकिन उसे प्राप्त नहीं कर पाते। इस समय गुनिंग बहुत खुश था और झोंग लिन को देखते हुए उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। वयुन शहर में पहली मुलाकात से ही गुनिंग को अंदाजा हो गया था कि उसे एक खजाना मिल गया है, हालांकि उसे निखारने की जरूरत थी। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ आधे साल में ही यह खजाना 1000 सुनहरी किरणों से जगमगा उठेगा। एक चौथी कक्षा का गोली मास्टर। चेन देश, लू देश और चेंग देश मिलकर भी 10 उंगलियां नहीं बना सकते थे। हर एक उंगलियां ऊंची थीं, जिन्हें लिन्यू गु परिवार आमंत्रित नहीं कर सकता था, फिर भी अब वह उंगलियां उसे मिल गई थीं।
अगर बताया जाए तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। पूरे गू परिवार के लिए मासिक आर्थिक मदद एक बूंद भर थी, जिसे सिर्फ एक निवेश समझा जाता था। किसी ने भी इतनी जल्दी और जबरदस्त वापसी की उम्मीद नहीं की थी। जब गू निंग ने सुना कि झोंग लिन चौथी कक्षा का पिल मास्टर बन गया है, तो उसे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। आखिरकार झोंग लिन की उम्र भी एक सवाल था। 16-17 साल का लड़का इतनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकता है? लेकिन जब वास्तविकता उसके सामने आई तो सब कुछ अविश्वसनीय लगने लगा। मैं गू शियाओफेंग हूँ, गू परिवार का एक बुजुर्ग। मास्टर झोंग को नमस्कार, महामहिम राजकुमारी को नमस्कार। शानदार वस्त्र पहने एक वृद्ध व्यक्ति झोंग लिन और जियांग युआन के पास आया और झुककर उनका अभिवादन किया। भाई झोंग, ये मेरे पिता हैं, गू निंग ने परिचय कराया। झोंग लिन गू शियाओफेन से निकलती हुई प्रबल आंतरिक सांस को महसूस कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि वह भी एक उच्च तृतीय श्रेणी मार्शल आर्टिस्ट था। परिवार के मुखिया गू को नमस्कार। मेरे गुरु ने कई बार आपका जिक्र किया है और इसी क्षेत्र में आपके अजेय मिश्रित सारगंधकियों की प्रशंसा की है। आज आपसे मिलना वाकई मेरे लिए बहुत अच्छा है। झोंग लिन मुस्कुराया और अपने हाथों को सहलाया। जियांगू के लोग मेरी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। ये तो कछुए का खोल है, मैं उसी राज्य में अजेय होने का दावा कैसे कर सकता हूँ। मास्टर यिन ने मेरी बहुत ज्यादा प्रशंसा की। मास्टर झोंग, महामहिम राजकुमारी, दावत तैयार है, कृपया यहाँ आइए। कृपया। गू निंग ने खुशी खुशी आगे बढ़कर लिन्युए शहर के खूबसूरत नज़ारों और व्यंजनों का परिचय दिया, और झोंग लिन समय समय पर मुस्कुराते हुए जवाब दे रहे थे। परिवार के मुखिया गू सचमुच भाग्यशाली हैं। बाहरी दुनिया में बहुत से लोग सीनियर भाई झोंग से मिलने के लिए तरसते हैं, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिलता। फिर भी गू परिवार ने उन्हें जल्दी पहचान लिया। ये सचमुच ईर्ष्या करने लायक है। जियांग युआन ने अपनी भावनाओं को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया, उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। गू शियाओफेग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, महाराज हमारी बहुत तारीफ करते हैं। ये सब मेरे बेटे की मेहनत का नतीजा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। सचमुच, कौन सोच सकता था कि सीनियर भाई झोंग इतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, 20 साल की उम्र से पहले ही चौथी कक्षा के पिल मास्टर का दर्जा हासिल कर लेंगे। ये सुनकर कोई भी सोचेगा कि यह एक सपना है। मास्टर झोंग असाधारण रूप से प्रतिभाशाली हैं और सामान्य समझ से परे प्रतिभावान हैं। जैसे ही वे बोल रहे थे, जुलूस शहर में प्रवेश कर गया, जहां विभिन्न पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का एक समूह गू परिवार के निवास के सामने प्रतीक्षा कर रहा था, जहां सभी गू परिवार के सदस्य रहते थे। सभी उनका अभिवादन करने के लिए बाहर आ रहे थे। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। वे कहते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। भाई गू निंग और परिवार के मुखिया पहले से ही उनका स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। अगर भाई गू निंग और परिवार के मुखिया उनका स्वागत करने गए हैं, तो हमें भी बाहर आने की क्या जरूरत है? जाहिर है, सम्मान दिखाने के लिए। पूरा गू परिवार उनका स्वागत करने के लिए बाहर आ रहा है, इससे ज्यादा शानदार क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा जो परिवार के मुखिया को वार्षिक पारिवारिक प्रतियोगिता रोककर व्यक्तिगत रूप से उनका अभिवादन करने के लिए मजबूर कर सकता है? इससे पहले तो किसी बड़ी घटना ने भी प्रतियोगिता में कोई व्यवधान नहीं डाला था। गू परिवार के सदस्यों का एक समूह एकत्रित हुआ और उनके चेहरों पर जिज्ञासा के साथ चर्चा हुई। बाद में अच्छा व्यवहार करना, अपना शिष्टाचार मत खोना। अगर वह महत्वपूर्ण व्यक्ति तुम्हें पसंद करने लगे तो सपने देखना बंद करो। क्या परिवार के मुखिया के लिए इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया जा सके, मुझमें रुचि लेगा? तुम बदमाश, क्या तुम कल्पना भी नहीं कर सकते? एक माँ ने एक युवा किंगी लड़के को बार बार सलाह दी। किंग एर, हमारे गू परिवार में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहा है। तुम हमारे परिवार की युवा पीढ़ी में सबसे सुंदर हो। अच्छा प्रभाव डालना सुनिश्चित करो। अगर तुम्हें देखा जाए और उपपत्नी या नौकरानी के रूप में रखा जाए, तो यह आसमान छूने जैसा होगा। पिताजी, हमें तो ये भी नहीं पता कि यह महत्वपूर्ण व्यक्ति पुरुष है या महिला। कृपया इस अराजकता को और न बढ़ाएं। इसके अलावा, मैं ऐसी महिला नहीं हूं जो किसी दुष्ट स्त्री की तरह ध्यान आकर्षित करने के लिए सुंदरता पर निर्भर हो। अगर मैं ऐसा करूंगी, तो क्या ये 7वीं महिला जैसा नहीं होगा? एक आकर्षक युवती ने अपने पिता की व्यवस्था पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। ये आ गए। दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आ रही थी, और जल्द ही झोंग लिन और उसके समूह के लोग सड़क पर दिखाई दिए। अपने सामने भीड़ को देखकर, जिसमें कुछ महिलाएं रोते हुए शिशुओं को गोद में लिए हुए थीं, झोंग लिन थोड़ा घबरा गया।
भाई गु, ये परिवार के रिश्तेदार हैं जो ये जानते हुए आपका स्वागत करने आए हैं कि आप आ रहे हैं, भाई झोंग, गु निंग ने बताया। ये सुनकर झोंग लिन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नहीं भाई झोंग, परिवार के शिष्य आपकी उपलब्धियों को पहले से ही जानते हैं और आपको अपना लक्ष्य मानते हैं। वे आपके वास्तविक रूप को देखने आए हैं और आशा करते हैं कि आप प्रोत्साहन के कुछ शब्द कहेंगे। झोंग लिन ने सहजता से एक कदम पीछे हटकर अपना सिर हिलाया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। जियांग युआन आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, वरिष्ठ भाई गु का ये कदम नेक नियति से लिया गया है। चीन देश में एक पूरे परिवार का स्वागत करना सबसे बड़ी ईमानदारी है। हड्डी धोने की गोली। झोंग लिन ने दूर से किशोरों को देखा, या यूं कहें कि उनके पहने हुए कपड़ों को देखा। सभी काले कपड़े पहने हुए थे, उनकी कमर में बेल्ट थी तथा उनकी छाती पर जियावू और एकसु अक्षर कढ़ाई किए हुए थे। झोंग लिन की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। गु निंग, क्या आपके कबीले में कोई बड़ी प्रतियोगिता हो रही है? ये सही है। पुरस्कार क्या है? हालांकि गु निंग को यह नहीं पता था कि झोंग लिन क्यों उत्सुक था। उसने समझाया, पुरस्कारों में मुख्य रूप से अमृत, धन, मार्शल आर्ट कौशल और हथियार शामिल होते हैं, जो प्राप्त रैंकिंग के आधार पर थोड़ा भिन्न होते हैं। झोंग लिन ने अपने वस्त्र में हाथ डाला और एक जैद बोतल सौंप दी। शब्दों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इन हालातों की आदत नहीं है। ये चौथी श्रेणी का अमृत है, हड्डी धोने की गोली। ये जड़ों को निखार सकती है और योग्यता बढ़ा सकती है। चलो इस गोली को इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान के पुरस्कार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आप क्या सोचते हैं? झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। हड्डी धोने की गोली। गु निंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने पहले अस्थि शोधन गोली के बारे में सुना था, जो चौथी श्रेणी का एक अमृत है जो जड़ों को शुद्ध करने और योग्यता बढ़ाने में सक्षम है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर कोई औसत योग्यता वाला व्यक्ति इस अमृत का सेवन करता है तो उसकी साधना योग्यता में तुरंत एक स्तर का सुधार होगा। यह एक अनमोल खजाना है जिसे बड़े बड़े परिवार और राजघराने समान रूप से उत्सुकता से खरीदते हैं। आखिरकार हर परिवार में बच्चे होते हैं। झोंग लिन, ये बहुत कीमती है, गु निंग ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए जैद की बोतल गु निंग के हाथों में थमा दी। मैंने इसे यूं ही बना दिया। यह न तो मूल्यवान है और न ही अमूल्य। अगर भविष्य में तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम और लेने के लिए मेरे पास आ सकती हो। गु निंग ने गहरी सांस ली। इस पल उसे सचमुच समझ आया कि 1000 गुना प्रतिफल पाने का क्या मतलब होता है। पिछले 6 महीनों में उसने जो भी संसाधन दिए थे, उनकी तुलना इस एक हड्डी धोने वाली गोली से नहीं की जा सकती। उसके बाद मिले वादे की तो बात ही छोड़िए। उसने गहरा प्रणाम किया। धन्यवाद झोंग लिन। फिर वह महिलाओं और बच्चों की भीड़ की ओर बढ़ा और ऊंची आवाज में घोषणा की, ये तलवार कढ़ाई संप्रदाय के चौथे दर्जे के कीमियागर झोंग लिन हैं। आप सब जल्दी से उनका सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे ही उन्होंने यह बात कही, भीड़ उत्साह से भर गई। चूंकि झोंग लिन की चौथी श्रेणी के कीमियागर के रूप में उन्नति गु निंग को ज्ञात हो गई थी, इसलिए उन्होंने इसे गुप्त नहीं रखा था, बल्कि उन्होंने इसे व्यापक रूप से प्रचारित किया था। आखिरकार उसने इस प्रतिभाशाली पिल मास्टर को अपने ही निवेश से खोजा था। स्वाभाविक रूप से वह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इसका लाभ उठाना चाहता था। गु शियाओफेग उसका इकलौता बेटा नहीं था और कभी कभी पारिवारिक पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का दबाव काफी ज्यादा होता था। अपनी पदोन्नति के कारण झोंग लिन पहले से ही लिन्युए के गु परिवार में प्रसिद्ध हो गया था, जिसे कबीले के सभी युवा जानते थे। पिल मास्टर झोंग, ये वास्तव में पिल मास्टर झोंग है। इतना छोटा, मुझे हमेशा लगता था कि भाई गु निंग मजाक कर रहे हैं। 17 साल की उम्र में चौथी कक्षा का कीमियागर कैसे हो सकता है? क्या वह इंसान भी है? जीनियस, ये सचमुच जीनियस है। भविष्य में अगर कोई भी जीनियस होने का दावा करता है, जब तक कि वह पिल मास्टर झोंग के बराबर न हो, तो मैं निश्चित रूप से उसके मुंह पर थूक दूंगा। किसने सोचा होगा कि पिल मास्टर झोंग इतना सुंदर होगा? उससे शादी करना कितना अद्भुत होगा। हाँ, तुम बेशर्म फ्लट, तुम्हारे लिए तो रखेल होना भी मुश्किल होगा। मैं अब भी तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ। सबकी नजरें झोंग लिन पर टिकी थीं। अगर परिवार के मुखिया का डर न होता तो शायद वे पहले ही दौड़कर आ जाते। मौन। गु निंग ने अपना क्यूई ब्लड सक्रिय किया। उसकी आवाज बाघ की दहाड़ की तरह गूंज उठी, जिससे सभी के कान के पर्दे दर्द करने लगे और शोरगुल वाला वातावरण तुरंत शांत हो गया।
पिल मास्टर झोंग को पता है कि यह हमारे गु परिवार की वार्षिक कुल प्रतियोगिता है और उन्होंने उदारतापूर्वक एक चतुर्थ श्रेणी का अमृत अस्थि वाशिंग गोली पुरस्कार के रूप में प्रदान की है। जो भी इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा उसे यह अस्थि वाशिंग गोली मिलेगी। धमाका। भीड़ फिर से भड़क उठी, उनकी नजरें गु निंग के हाथ में पकड़ी हुई जैड की बोतल पर टिकी थीं। कुछ लोग अवाक, स्तब्ध और अविश्वास में अपने आसपास के लोगों से जानकारी मांगने लगे। हड्डी धोने वाली गोली क्या है, ये जानने के बाद वे उत्साह से कांप उठे, उनकी आंखों में युद्ध की भावना उमड़ पड़ी। मुझे प्रथम स्थान लेना होगा। गु परिवार के सभी किशोरों के दिलों में बस यही विचार था, एक चतुर्थ श्रेणी का अमृत, और एक ऐसा अमृत जो मूल योग्यता को बढ़ाता है। लिन यू गु परिवार के शिष्यों की शक्ति की प्यास जो युद्ध कौशल से बढ़ी थी, कोई भी समझ नहीं पा रहा था। योग्यता में सुधार का मतलब था मार्शल आर्ट्स में और तेजी से आगे बढ़ना। हम पिल मास्टर झोंग को धन्यवाद देते हैं। गु परिवार ने झोंग लिन और जियांग युआन का सर्वोच्च स्तर के समारोह के साथ स्वागत किया। भोज में गु निंग ने झोंग लिन की ओर एक डिब्बा बढ़ाया। पिल मास्टर झोंग, जब से मुझे चौथी कक्षा के कीमियागर के रूप में आपकी पदोन्नति के बारे में पता चला है, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बधाई देना चाहता था। दुर्भाग्य से स्वॉर्ड कॉल्ड्रॉन संप्रदाय बाहरी लोगों को अनुमति नहीं देता है। अब जब आप यहाँ हैं तो मैं आखिरकार आपको अपना उपहार दे सकता हूँ। मुझे ये कायाकल्प घास संयोग से प्राप्त हुई है। मुझे आश्चर्य है कि क्या पिल मास्टर झोंग इससे संतुष्ट हैं। गु शियाओफेंग ने लकड़ी का बक्सा खोला तो उसमें एक जड़ी बूटी निकली जो पूरी तरह से सुनहरी थी और जिसमें से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। कायाकल्प घास। झोंग लिन और जियांग युआन दोनों पूरी तरह से सुनहरी जड़ी बूटी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसकी खुशबू से ही उनके शरीर में हलचल मच गई। कायाकल्प घास एक उपचारात्मक खजाना औषधि ऊपरी तृतीय श्रेणी के मार्शल कलाकारों की गंभीर चोटों को कम समय में ठीक कर सकती है। वास्तव में एक जीवन रक्षक जड़ी बूटी है। यदि इसका उपयोग कायाकल्प गोलियों के एक बैच को परिष्कृत करने के लिए मुख्य घटक के रूप में किया जाता है तो उपचारात्मक प्रभाव और भी अधिक चमत्कारी होगा, मृतकों को वापस जीवन में लाने में सक्षम होगा। इतना पागलपन की उच्च तृतीय श्रेणी के विशेषज्ञ उन्मत्त हो जाएंगे। इसके अलावा कायाकल्प घास और कायाकल्प गोलियों का एक आश्चर्यजनक लाभ है, एक मजबूत कामोद्दीपक प्रभाव, एक ऐसा गुण जिसे कई पुरुष उत्कट इच्छा रखते हैं। निस्संदेह कायाकल्प घास का मूल्य अथाह है, यहाँ तक कि यह हड्डी धोने की गोली से भी अधिक मूल्यवान है। अस्थि शोधन की गोली व्यक्ति की जड़ों को परिष्कृत करती है और योग्यता को बढ़ाती है, लेकिन यह मुख्य रूप से तृतीय श्रेणी से नीचे के लोगों को लाभ पहुंचाती है। उच्चतर तृतीय श्रेणी केवल अत्यंत दुर्लभ प्रतिभाओं वाले लोगों को ही विकसित करती है। इसके विपरीत कायाकल्प गोली धारक को दूसरा जीवन प्रदान करती है और निश्चित रूप से तुलना से परे है। बेशक यह मान लिया गया है कि एक चतुर्थ श्रेणी कीमियागर इसे गोली के रूप में परिष्कृत कर सकता है, अन्यथा इसका प्रभाव काफी कम हो जाएगा। गु परिवार के मुखिया वास्तव में उदार हैं, मैं प्रभावित हूँ, जियांग युआन ने सम्मानपूर्वक अपनी मुट्ठी बांधते हुए कहा। झोंग लिन ने बिना किसी औपचारिकता के लकड़ी के बक्से को स्वीकार कर लिया और उसकी बारीकी से जांच की। एक शानदार वस्तु। मुझे उम्मीद नहीं थी कि गु परिवार को ऐसा खजाना मिलेगा। मैं कायाकल्प घास स्वीकार करूंगा। संप्रदाय में वापस लौटने पर मैं कीमिया के लिए कड़ाही तैयार करूंगा। इसके स्वरूप को देखते हुए इस बैच से 2 या 3 गोलियां निकलनी चाहिए। शुद्ध होने के बाद एक गोली गु परिवार के साथ साझा की जाएगी। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। मैं कायाकल्प गोली को परिष्कृत करने के लिए किसी और सामग्री को इकट्ठा करूंगा, गु शियाओफेंग ने उत्साह से कहा। वरिष्ठ भाई, अगर कोई अतिरिक्त गोली हो तो क्या आप मुझे दे सकते हैं? मैं उसके लिए उचित मूल्य देने को तैयार हूं। जियांग युआन ने उत्सुकता से झोंग लिन को देखा। झोंग लिन ने एक क्षण सोचा और सिर हिलाया, जरूर, लेकिन आपको बराबर मूल्य की कोई चीज बदलनी होगी। जरूर, धन्यवाद वरिष्ठ भाई। ग्रेट चेन के साम्राज्य क्षेत्र में भौतिक संसाधनों की कभी कमी नहीं होती, लेकिन वांछित व्यक्ति वह होता है जो इन संसाधनों को साधना परिसंपत्तियों में परिवर्तित कर सके। जियांग युआन ने अब भर्ती के लिए एक और प्रयास पर विचार किया। बर्फीला फूल। शराब की मेज पर गु शियाओफेंग और उनके बेटे ने दिल खोलकर तारीफ की और स्वाभाविक रूप से मेहमानों ने भी भरपूर आनंद उठाया। 3 बार शराब पीने के बाद जियांग युआन शराब को रोक नहीं सका और आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट गया। केवल झोंग लिन और अन्य 2 ही वहां रह गए। परिवार प्रमुख भू ब्रेकथ्रू पिल के लिए सामग्री का संग्रह कैसा चल रहा है?
झोंग लिन ने अपना शराब का प्याला नीचे रखा और पूछा, जिस व्यक्ति को कोई दीर्घकालिक चिंताएं नहीं होती, उसे निकट भविष्य में चिंताएं तो होंगी ही। ऊपरी तीसरी कक्षा में कदम रखते ही झोंग लिन ने ब्रेकथ्रू पिल की तैयारी शुरू कर दी। गू परिवार की मदद से सामग्री इकट्ठा की गई और साथ ही उन्होंने क्राफ्टिंग विधि पर शोध भी किया। सिस्टम की मदद और झोंग लिन के चौथी कक्षा के कीमियागर के अनुभव के साथ उसे पूरा विश्वास था कि वह ब्रेकथ्रू पिल को सिस्टम पैनल पर परिष्कृत कर सकता है, भले ही वह ज्यादा से ज्यादा एक बार ही विफल हो। एक बार जब ये सिस्टम पैनल पर दिखाई दे तो विफलता की कोई संभावना नहीं रह जाती। खैर भाई झोंग, पिछले आधे साल में हमारे गू परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने विंड बेल ग्रास, स्पिरिट कैंडल फ्रूट और गोल्डन यांगजी इकट्ठा किया है और हमने रहस्यमयी बर्फ के फूल के बारे में भी खबर सुनी है, गु निंग ने गर्व से कहा। वास्तव में झोंग लिन को रोमांच का एहसास हुआ। 3 खजाना औषधियां, पवन बेल घास, आत्मा मोमबत्ती फल और स्वर्ण यांगजी हालांकि कीमती हैं, फिर भी अगर कोई अपना मन लगाए तो उन्हें पाया जा सकता है। हालांकि रहस्यमयी बर्फ के फूल को ढूंढना बेहद मुश्किल था। ये सिर्फ 1000 साल पुरानी रहस्यमयी बर्फ पर ही उगता है और इसे प्रत्यारोपित और संरक्षित करना मुश्किल है, लेकिन ब्रेकथ्रू पिल को परिष्कृत करने के लिए यह एक जरूरी सामग्री है और अपरिहार्य भी। मास्टर यिन दाओयान ने 1 दशक से अधिक समय तक इसकी खोज की थी, लेकिन सफलता नहीं मिली, फिर भी गु निंग को इसके बारे में खबर थी। कहा, स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय। झोंग लिन हैरान था क्योंकि उसने इस संप्रदाय का नाम कभी नहीं सुना था। गु निंग ने जल्दी से समझाया, भाई झोंग, स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय किंगलिंग पर्वत पर स्थित एक संप्रदाय है जो धूप बनाने में विशेषज्ञता रखता है। उनकी प्राचीन धूप मन को शांत करती है और ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। ये चमत्कारी धूप ही है जिसने स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय के लिए निरंतर आय का स्रोत बना रखा है। यहाँ तक कि हमारे गु परिवार ने भी अक्सर उनसे खरीदारी की है। इसी तरह हमें वहां रहस्यमयी बर्फ के फूल के अस्तित्व का पता चला। जब मेरे पिता को रहस्यमयी बर्फ के फूल के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे खरीदने के लिए बातचीत करने हेतु स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय के संप्रदाय नेता यान चांगफेंग से संपर्क किया, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। झोंग लिन की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने पूछा, क्या आपने अन्य तरीके नहीं आजमाए? गु परिवार के पिता और पुत्र नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले नहीं थे। आखिरकार वे एस्कॉर्ट सेवाओं के जरिए ही प्रसिद्ध हुए थे और उनका व्यवसाय पूरे ग्रेट चेन में फैला था, न कि किसी सौम्य और सदाचारी व्यवहार के जरिए। ऐसे लोग अपने जैसे बड़े परिवार को अन्यथा नियंत्रित नहीं कर सकते थे। गु शियाओफेंग थोड़ा शर्मिंदा होते हुए बोला, मैंने कोशिश की थी। ब्रेकथ्रू पिल के लिए मैंने कुछ अप्रिय तरीके अपनाए, लेकिन यान चांगफेंग ने रहस्यमयी बर्फ के फूल की बहुत बारीकी से रक्षा की। मैंने उससे एक बार लड़ाई की थी और हार गया था। ओह, यहाँ तक कि परिवार प्रमुख गु भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इस व्यक्ति की मार्शल आर्ट साधना कैसी है? झोंग लिन ने आश्चर्य से पूछा। वह द्वितीय श्रेणी के मेरिडियन मार्ग शास्त्र का है, कम से कम साधना में दूसरे स्तर का, गु निंग ने उत्तर दिया। झोंग लिन ने सिर हिलाया। ये वास्तव में द्वितीय श्रेणी मेरिडियन मार्ग क्षेत्र में फंसा एक और मार्शल कलाकार था। जब मैंने सुना कि आप पिल मास्टर झोंग यहाँ हैं, तो मैं वास्तव में झिझक रहा था कि क्या करूं। अब अगर हम एकजुट हो जाएं, तो हम निश्चित रूप से यान चांगफेंग को दबा सकते हैं। उस समय तक रहस्यमयी बर्फ का फूल हमारा हो जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, पिल मास्टर झोंग? झोंग लिन ने गु शियाओफेंग की ओर देखा। ये बूढ़ा लोमड़ी दूसरों को अपने प्रभाव में लेने में वाकई माहिर था। अगर यान चांगफेंग को दबा दिया जाता तो बात सिर्फ रहस्यमयी बर्फ के फूल को हासिल करने तक सीमित नहीं होती। झोंग लिन को यकीन नहीं हुआ कि गु शियाओफेंग की नज़र प्राचीन धूप पर भी नहीं है। झोंग लिन ने मेई चांगफेंग को गु परिवार की जांच करने के लिए कहा था। लिन्युए शहर पर सिर्फ गु परिवार का ही दबदबा नहीं था। 30 साल पहले जिन परिवार था और 50 साल पहले लिन परिवार। समय के साथ इन दोनों परिवारों का पतन हो गया और जब वे लुप्त हो गए तो गु परिवार के उद्योगों का विस्तार हुआ और इसमें रंगाई और शराब बनाने का व्यवसाय भी शामिल हो गया, जो पहले जिन और लिन परिवारों द्वारा चलाया जाता था। इसमें कुछ संदिग्ध व्यवसाय अवश्य शामिल होगा, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं होगा। झोंग लिन ने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए 4 उंगलियां दिखाईं। पिल मास्टर झोंग का इससे क्या मतलब है? गु शियाओफेंग ने असमंजस में पूछा। मैं कह रहा हूं कि मुझे मुनाफे का 40% चाहिए, झोंग लिन ने स्पष्ट रूप से कहा। गु शियाओफेंग के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। सच कहूं तो मुझे रहस्यमयी बर्फ का फूल चाहिए।
उसके बाद प्राचीन धूपबत्ती से होने वाले मुनाफे का मुझे 40% चाहिए। हर महीने इसे तलवार के कढ़ाई वाले संप्रदाय को भेजो। परिवार के मुखिया गु, तुम क्या सोचते हो? झोंग लिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हाँ, पिल मास्टर झोंग, आप सीधे हैं। यह एक सौदा है। गु शियाओफेंग ने झोंग लिन की हथेली पर मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उसे इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं दिखाई कि उसे देख लिया गया है। वह सचमुच एक धूर्त बूढ़ा लोमड़ी था, तेज और चालाक। हम स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय के लिए कब प्रस्थान करेंगे? रहस्यमय बर्फ के फूल का मामला जल्दी से हल किया जाना चाहिए, जिसमें गलतियों की कोई गुंजाइश न हो। किंगलिंग पर्वत यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लगभग 2 घंटे की यात्रा। हम तो फिर चलो अब चलें। झोंग लिन अचानक गंभीर भाव से खड़ा हो गया। ठीक है, निंग व्यवस्था कर लो। हम 1 घंटे में निकलेंगे। हाँ पिताजी, मैं तुरंत इसका ध्यान रखूंगा। ... रात हो गई, फिर भी स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय उज्ज्वल रूप से प्रकाशित था। स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय के मुख्य हॉल में बुजुर्ग संप्रदाय के नेता यान चानफेन को रिपोर्ट कर रहे थे। संप्रदाय नेता, हमने हाल ही में लिन्यू शहर की 8 काउंटियों में दुकानें खरीदी हैं और अब अपनी अनूठी धूप बेच रहे हैं, जो काफी लोकप्रिय है। इसके अतिरिक्त हमने लिन्यू काउंटी से आगे भी विस्तार किया है तथा आसपास के 3 काउंटी शहरों में क्रमिक आधार पर दुकानें अधिग्रहित की हैं। भविष्य में हमारा धूप व्यवसाय निश्चित रूप से पूरे महान चेन राजवंश में फैल जाएगा और हमारा स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय निस्संदेह अपने चरम पर पहुंच जाएगा। स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय के कई बुजुर्ग और शिष्य बहुत उत्साहित थे। संप्रदाय का संस्थापक कभी उच्च तृतीय श्रेणी का मार्शल कलाकार था, लेकिन संस्थापक के बाद से स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति उच्च तृतीय श्रेणी तक नहीं पहुंच पाया था, जब तक कि यान चानफेंग संप्रदाय का नेता नहीं बन गया। संयोग से उसने प्राचीन शैलमोम को मुख्य सामग्री के रूप में इस्तेमाल करके एक अनोखी धूप तैयार की, जिससे संप्रदाय को निरंतर धन का स्रोत मिलता रहा। इस संप्रदाय का मूल नाम स्वर्गीय सुगंध नहीं था। संप्रदाय के लिए इसके महत्व को उजागर करते हुए इस अनोखी धूपबत्ती के निर्माण के बाद इसका नाम बदल दिया गया। हर कोई जानता था कि जब तक यान चानफेंग मौजूद रहेगा, संप्रदाय अपने पिछले किसी भी युग को पार कर जाएगा। यहाँ तक कि संप्रदाय के संस्थापक भी वर्तमान यान चानफेंग की तुलना नहीं कर सकते। हालांकि अन्य उत्साही बुजुर्गों के विपरीत यान चानफेंग को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखी और उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा, उस बूढ़े गु शियाओफेंग के बारे में क्या कोई खबर? कुआं। बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। अंत में एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उत्तर दिया, संप्रदाय नेता, जब आपने गु शियाओफेंग के साथ आखिरी लड़ाई में उसे हराया था, तब से उसकी कोई खबर नहीं मिली है। शायद उसने हार मान ली है। दिए गए। यान चानफेंग ने ठंडी आवाज में कहा, दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं पता? गु परिवार एक भूखे भेड़िए की तरह है जो एक बार हड्डियां खा लेने के बाद उन्हें बाहर नहीं उगलता। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए हार मान लेना नामुमकिन है। वह शायद कहीं छिपा होगा, मुझे गौर से देख रहा होगा, किसी भी कमजोरी के संकेत पर झपटने और काटने के लिए तैयार। संप्रदाय नेता, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सुगंध संप्रदाय। संप्रदाय नेता, हमें क्या करना चाहिए? गु परिवार की शक्ति पूरे लिन्यू शहर में प्रसिद्ध थी और स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय तो बस एक छोटा सा संप्रदाय था जो पूरी तरह से अपने संप्रदाय प्रमुख पर निर्भर था। वे कैसे न डरते? बुजुर्गों में डर देखकर यान चानफेंग ने ठंडी सांस ली और गुस्से से कहा, यह किस तरह का आचरण है? क्या आप वास्तव में गु शियाओफेंग से इतना डरते हैं? हॉल में सभी को कांपते हुए देखकर यान चानफेंग ने अपने दिल में गुस्से को शांत किया। ठीक है, हालांकि गु परिवार शक्तिशाली है, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ, गु शियाओफेंग कोई उपद्रव नहीं मचा सकता। मैंने हाल ही में अपनी साधना में कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त की है और ज्यादा समय नहीं है जब मैं मेरिडियन कनेक्टिंग के तीसरे स्तर पर कदम रखूंगा। तब तक गु शियाओफेंग कोई खतरा नहीं रहेगा और मैं गु परिवार का सफाया करने के लिए सांप निगलने वाले हाथी का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। लिन्यू का स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय आपको कैसा लगता है? भविष्य की कल्पना करते हुए यान चानफेंग की आंखों में लालच भरी रोशनी चमक उठी। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये कम परेशानी वाली बात नहीं होगी यदि स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय मेरे गु परिवार में विलीन हो जाए? यान चानफेंग को बहुत घृणा करने वाली एक आवाज दरवाजे के बाहर से आई। उसके बाद एक परिचित व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आया। गु जियाओफेंग। यान चानफेंग अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी निगाहें अविश्वसनीय रूप से तेज थी क्योंकि वह अपने सामने खड़ी आकृति को देख रहा था।
संप्रदाय नेता यान, बहुत समय हो गया मुलाकात नहीं हुई। गु शियाओफेंग ने उत्तेजना से भरी मुस्कान के साथ यान चांगफेंग को देखा। गु शियाओफेंग, तुम अंदर कैसे आए? स्वाभाविक रूप से मैं कदम दर कदम आगे बढ़ा। जैसे ही उसने यह बात कही, गु शियाओफेंग ने अपने हाथ में लंबे ब्लेड को हिलाया और उसमें से खून की बूंदें टपकने लगीं। यान चांगफेंग का चेहरा बेहद गंभीर हो गया। ये स्पष्ट था कि गु शियाओफेंग पहाड़ की तलहटी से ऊपर तक संघर्ष करके आया था और अपनी उच्चतर तृतीय श्रेणी की साधना के कारण कोई भी द्वारपाल शिष्य उसे रोक नहीं सकता था। धिक्कार है, गु शियाओफेंग, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुमने मुझे घेर लिया है? अब जब तुम यहाँ हो तो तुम कभी नहीं जाओगे। यान चांगफेंग मजाकिया अंदाज में हंसा, उसकी हत्या की नीयत आसमान छू रही थी। गु शियाओफेंग ने कुछ नहीं कहा, बस एक कदम आगे बढ़ गया। धमाका! एक कदम के साथ ही उसके चारों ओर एक हिंसक क्यूई बल उभर आया। एक कदम, दो कदम, तीन कदम। गु शियाओफेंग के प्रत्येक कदम के साथ उसकी आभा मजबूत होती गई और लगातार बाहर की ओर फैलती गई। वृत्त और परतें, अंततः पूरा हॉल भी इसे समाहित नहीं कर सका। यह आभा इतनी भयावह थी कि हॉल में मौजूद सभी स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय के बुजुर्गों पर दबाव पड़ रहा था, जब तक कि उन्हें ऐसा महसूस नहीं होने लगा कि उनका दम घुट रहा है। क्या यह ऊपरी तीसरी कक्षा के मार्शल आर्टिस्ट का आतंक है? यह एक पहाड़ के टूटने जैसा है। मैं अपना क्यूई रक्त भी ठीक से प्रसारित नहीं कर सकता। गु परिवार का मुखिया सचमुच अपने नाम के अनुरूप है। क्या यही बात लिन्यू काउंटी पर उसके अधिकार को पुष्ट करती है? स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय के बुजुर्गों की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं, मानो वे पहली बार किसी उच्च तृतीय श्रेणी के मार्शल कलाकार के आतंक और शक्ति को करीब से अनुभव कर रहे हों। यान चांगफेंग ने ठंडी सांस ली, अपनी आभा को उन्मुक्त किया। उसके पीछे विशाल आंतरिक सांस गर्जना कर रही थी, जो गु शियाओफेंग की आभा के विरोध में खड़ी थी। हालांकि इन दो आभाओं के बीच फंसे स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय के बुजुर्गों को और भी अधिक दबाव महसूस हुआ, यहां तक कि थोड़ा हिलना भी मुश्किल हो गया। ये बुजुर्ग, जो केवल क्यूई ब्लड पर ध्यान केंद्रित करते थे, गहरी निराशा में डूब गए। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि मध्य तृतीय श्रेणी और उच्च तृतीय श्रेणी के बीच कितना बड़ा अंतर था। यदि क्यूई रक्त का संघनन अभी भी मानवीय दायरे में था, तो ऊपरी तृतीय श्रेणी के क्यूई शोधन मार्शल कलाकारों में गुणात्मक परिवर्तन आया था, जो सामान्य लोगों से भिन्न था। पहले तो वे इस पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऊपरी तृतीय श्रेणी का मार्शल कलाकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे दसियों या दर्जनों मध्य तृतीय श्रेणी के क्यूई रक्त योद्धाओं द्वारा घेर लिया जा सकता है और पराजित किया जा सकता है। लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि यह धारणा कितनी हास्यास्पद थी। सैकड़ों क्यू ब्लड योद्धाओं का क्या फायदा अगर वे एक इंच भी हिल नहीं सकते? किसी को घेरने की बात तो दूर की बात थी। इस समय गु शियाओफेंग और यान चांगफेंग दूर से एक दूसरे को घूर रहे थे, उनकी आभाएं आपस में टकरा रही थीं। अचानक गु शियाओफेंग ने अपनी आभा वापस ले ली और स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय के बुजुर्ग, जो विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़खड़ा गए। उनके क्यूई रक्त में अशांति के कारण लगभग घायल हो गए। यान चांगफेंग, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं नहीं हूं। आज कोई और है जो तुमसे निपटेगा। गु शियाओफेंग ने अपना स्थान बदला और झोंग लिन सभी की आंखों के सामने प्रकट हुआ। ये बदमाश कहां से आया? शब्द पूरे होने से पहले ही झोंग लिन, जो अब तक स्थिर खड़ा था, अचानक हरकत में आया। किसी छिपे हुए जानवर की तरह वह यान चांगफेंग पर झपटा। ये टाइगर पाउंस था, जो निम्न तृतीय श्रेणी के विद्यार्थियों के बीच एक बहुत ही सरल मार्शल कौशल था। कोई भी युद्ध कौशल कितना भी सरल क्यों न हो, झोंग लिन के हाथों में वह सरल नहीं था। उसे तो बस इस झपटे की गति और गति चाहिए थी। गर्जन! ऐसा लग रहा था मानो आसपास के सभी लोग बाघ की दहाड़ सुन रहे हों और उनके सामने पहाड़ से उतरते हुए एक भयंकर बाघ का दृश्य प्रकट हो गया हो। अच्छा था। यान चांगफेंग जोर से हंसा, अपनी मुट्ठियां उठाईं और उन्हें जोर से मारा। अंध और मजबूत रीढ़ खींचे हुए धनुष की तरह हिल रहे थे, मूंके और लातें तीर की तरह उड़ रही थीं और हवा की तरह गिर रही थीं, जो उसकी ठोस नींव को प्रदर्शित कर रही थी। धमाका! एक विस्फोट हुआ। मुट्ठियों की टक्कर से एक विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न हुई जो पूरे हॉल में गूंज उठी। तेज हवा का प्रवाह पानी की लहरों की तरह उमड़ पड़ा और रास्ते में पड़ी मेजों और कुर्सियों को तहस नहस कर गया। स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय के बुजुर्ग चीखने लगे, खून थूकने लगे और पीछे की ओर उड़ गए। हा हा हा, ताजगी ताजगी! यह मार्शल आर्टिस्ट की सबसे बड़ी ताकत है, शरीर, मुंह के, अपनी शक्ति। चलो फिर से शुरू करते हैं।
यान चानफेंग की आंखों में हल्की लालिमा चमक रही थी, जो उत्साह और इच्छा को दर्शा रही थी। जैसी आपकी इच्छा। झोंग लिन मुस्कुराया, जैसे कोई जानवर अपने शिकार को खाने के लिए तैयार हो। वह आगे बढ़ा, उसका शरीर तीर की तरह था, मुठ्ठियां हवा की तरह थीं, और वह पूरी तरह से अपनी अपार शक्ति पर भरोसा करते हुए यान चानफेंग पर लगातार हमला करने लगा। यान चानफेंग भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने रक्षा छोड़ दी और झोंग लिन के साथ मुक्का से मुक्का भिड़ गए। बैंग बैंग बैंग, बैंग बैंग बैंग, बैंग बैंग बैंग। ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों अदम्य युद्ध देवता हों, जिनमें असीम प्रचुर सहनशक्ति हो, तथा लड़ते लड़ते वे और अधिक उत्साही और मजबूत होते जा रहे हों। हिंसक शक्ति उनके चारों ओर फैल गई, सभी दिशाओं में फैल गई। पीछे हटना। स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय के बुजुर्ग डर के मारे भाग गए, फिर भी कुछ लोग जो थोड़े धीमे थे, वे झोंग लिन और यान चानफेंग के संघर्ष के बाद फंस गए, उनके शरीर कांप रहे थे क्योंकि वे पीछे हट गए थे। पफ। 3 बुजुर्ग एक साथ खून थूकने लगे और बेहोश हो गए। यहां तक कि हल्की सी लहरों ने भी 3 क्यूई रक्त संघनित बुजुर्गों को बुरी तरह घायल कर दिया। दूर से देखने पर गु शियाओफेंग का चेहरा अत्यंत गंभीर हो गया, उसके हृदय में राहत की भावना भर गई। यान चानफेंग की साधना और मजबूत हो गई है। ये कैसे संभव है? वह इतनी तेजी से कैसे प्रगति कर सकता है? दूर से झोंगली की गतिविधियों की गति बढ़ गई, आकाश मुट्ठियों से भर गया, अंतहीन टकराव। पूरा स्वर्गीय सूर्य संप्रदाय हॉल छिद्रों से भर गया। हा, रोमांचक, सचमुच रोमांचक। नौजवान, जब से मैंने ऊपरी तीसरी कक्षा में कदम रखा है, तुम पहले व्यक्ति हो जिसके साथ मैंने इतनी खुशी से लड़ाई की है। यान चानफेंग बहुत उत्साहित लग रहे थे। झोंग लिन ने अपनी थोड़ी सुन्न हो चुकी बांह को हिलाया और कहा, आपके हमले मजबूत और प्रत्यक्ष, वीरतापूर्ण और शक्तिशाली लग सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने क्यूई साधना मार्शल तकनीकों का अभ्यास नहीं किया है? मामला सुलझा। मामला सुलझ गया है। यान चानफेंग के हमले बहादुरी से भरे थे, सीधे मांस पर प्रहार करते थे, मुख्यतः क्योंकि वह क्यूई रिफाइनिंग मार्शल तकनीक का उपयोग नहीं कर सकता था, केवल साधारण मार्शल आर्ट का उपयोग कर सकता था। झोंग लिन वास्तव में मानते थे कि यह उनकी लड़ने की शैली थी। यान चानफेंग की अभिव्यक्ति बदल गई, और झोंग लिन सही था, वो वास्तव में क्यूई रिफाइनिंग मार्शल तकनीक नहीं जानता था। ये छोटे संप्रदायों का दोष है। मार्शल आर्ट विरासत के बिना भले ही कोई संयोग से तीसरे दर्जे का मार्शल कलाकार बन जाए, उनके हमले के तरीके सिर्फ साधारण मार्शल कौशल हैं, और उनकी आंतरिक सांस का उपयोग कठोर है। ड्रैगन ने हथेली को वश में कर लिया। झोंग लिन के दाहिने हाथ ने हथेली का आकार बनाया और वार किया। गर्जन। उनकी हथेली से एक ड्रैगन के आकार की ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे हवा में ड्रैगन की गर्जना हुई, जिससे श्रोता की आत्मा हिल गई। झोंग लिन ने लगातार कई हथेलियों पर प्रहार किया। ये हस्त कौशल अत्यंत यांग और मजबूत था, बल तकनीकों में लाभ के साथ प्रत्येक हथेली पिछली से अधिक मजबूत थी। ड्रैगन की दहाड़ 9 स्वर्गों तक पहुंच गई, बादलों और धुंध को निगल गई। गड़गड़ाहट। यान चानफेंग का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, उसने अपनी बाहों को छाती के सामने पार कर लिया, और अपने डेंटियन के भीतर आंतरिक सांस को तेजी से प्रसारित कर रहा था। टकराना। एक धीमी सी आवाज के साथ यान चानफेंग सीधे उड़ गया। अब झोंग लिन अचानक उछल पड़ा, अपने हाथ से लंबी तलवार निकाली और गिरते हुए वेग का उपयोग करके यान चानफेंग के सिर पर वार किया। उड़ता ड्रैगन स्लैश। लंबी तलवार आकाश से उतरी, ध्वनि विस्फोट पैदा करते हुए यान चानफेंग की आंतरिक श्वास ढाल को तोड़ते हुए उसकी छाती पर वार किया। यह असंभव है, यान चानफेंग भयभीत होकर चिल्लाया। चटकने की आवाजें। फ्लाइंग ड्रैगन स्लैश की गति बिजली की तरह तेज थी, वास्तव में तारों की रोशनी की एक लकीर की तरह, जो पलक झपकते ही यान चानफेंग तक पहुंच गई। घबराहट में यान चानफेंग ने अपनी आंतरिक सांस को फिर से कंपन किया, खुद को चांदी सफेद प्रकाश क्षेत्र में ढांक लिया, झोंग लिन की तलवार को पीछे हटाने का प्रयास किया। लेकिन यह व्यर्थ था। जल्दी से आना। प्रकाश कवच कांप उठा, और यान चानफेंग एक शक्तिशाली बल से हिल गया, उसका क्यूई रक्त उमड़ पड़ा, जैसे चांदी का प्रकाश बिखर गया और फिर ज्वार की तरह सिकुड़ गया, बलपूर्वक टूट गया। स्लैश। वाह। यान चानफेंग की छाती पर तलवार से वार किया गया, तलवार की रोशनी उसके शरीर को चीरती हुई निकल गई, पसलियां कट गईं और आंतरिक अंग धुंधले दिखाई देने लगे। यान चानफेंग की आभा तुरंत कमजोर हो गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके दिल में निराशा की भावना बढ़ रही थी। मुझे मत मारो, मैं रहस्यमय फूल सुआबिंग हुआ सौंपने को तैयार हूं। यान चानफेंग अपने शरीर पर लगी चोटों को सहते हुए जोर से चिल्लाया।
स्वूश! अचानक दूर से हवा का एक झोंका आया जो यान चांगफेंग के माथे के बीच में लगा, जिससे तुरंत ही एक खूनी छेद बन गया जिसमें मस्तिष्कीय पदार्थ के साथ मिश्रित रक्त बहने लगा। गु शियाओफेंग ने आगे बढ़कर गहरी आवाज में कहा, पिल मास्टर झोंग, ये यान चांगफेंग विश्वासघाती और अविश्वसनीय है। झोंग लिन की आंखें गु शियाओफेंग को ठंडी निगाहों से घूर रही थीं, उसके दिल में एक जानलेवा इरादा उभर रहा था। गु शियाओफेंग को अचानक महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया है, मानो कोई खूंखार भेड़िया उसे घूर रहा हो। उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की परतें जम गई थीं, उसके दिल में डर की भावना बढ़ रही थी। गोली गोली मास्टर झोंग, मैं ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। झोंग लिन ने अपनी आभा वापस ले ली और ठंडे स्वर में कहा। इस बिंदु पर गु शियाओफेंग का दिल बेतहाशा धड़क रहा था, उसके दिल में पछतावे की भावना बढ़ रही थी और झोंग लिन के प्रति उसका दृष्टिकोण अब अंतहीन विस्मय से भर गया था। अब वह उसे बराबरी के रूप में नहीं देखता था। उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई साधारण बालक नहीं था जिसे जब चाहे धोखा दिया जा सके, बल्कि वह एक वास्तविक खूंखार बाघ था। जल्दी करो और रहस्यमय फूल ढूंढो। गोली मास्टर झोंग, कृपया प्रतीक्षा करें। गु शियाओफेंग ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत झोंग लिन को किंगलिंग पर्वत के पीछे वाले पहाड़ की ओर ले गया। वह बहुत पहले ही रहस्यमय फूल के स्थान से परिचित हो चुका था, यहाँ तक कि उसने इसे चुराने के लिए चोर बनने की भी योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसे यान चांगफेंग ने रोक दिया। जल्द ही दोनों पीछे पहाड़ पर एक गुफा में पहुंचे। सीढ़ियों से प्रवेश करने पर पता चला कि गुफा अत्यंत खाली, लंबी और गहरी थी। सामने एक लंबा पत्थर की दीवार वाला मार्ग था जो ठंडी हवा से भरा हुआ था। स्पर्श मात्र से ही ऐसा महसूस होता था मानो कोई पौराणिक पाताल लोक का सामना कर रहा हो। झोंग लिन और अन्य लोगों ने ठंडी हवा को रोकने के लिए जल्दी से आंतरिक सांस प्रसारित की। यह मार्ग बहुत अंधकार में था, जिसमें प्रकाश की एक भी किरण प्रवेश नहीं कर रही थी। यह मार्ग पहाड़ के भीतरी भाग में दर्जनों मील तक फैला हुआ था। पूरा 1 घंटा चलने के बाद जैसे जैसे गहराई बढ़ती गई, ठंड बढ़ती गई, यहाँ तक कि दोनों के बाल भी सफेद बर्फ से ढक गए। कई 100 कदम आगे बढ़ने के बाद अचानक वह खुल गया और ऐसा लगा जैसे वे बर्फ की दुनिया में प्रवेश कर गए हों। विशाल पर्वत का आंतरिक भाग वास्तव में खोखला था। जलवायु असाधारण रूप से ठंडी थी, हर जगह बर्फ से ढका और बर्फीला था। भयंकर हवाएं चल रही थीं, इसका स्रोत अज्ञात था। चारों ओर एक विशाल सफेद था, मानो पृथ्वी की अत्यधिक ठंड तक पहुंच रहा हो। इतनी ठंड! गु शियाओफेंग सहज रूप से कांप उठा, मानो उसकी आत्मा और शरीर दोनों जमने वाले हों। झोंग लिन की हालत थोड़ी बेहतर थी, उसके शरीर में आंतरिक सांसें तेजी से घूम रही थीं, जिससे उसके जमे हुए शरीर से ठंड तेजी से दूर हो रही थी। उनके सामने विशाल बर्फ के स्तंभ थे जो पहाड़ों की तरह ऊपर उठ रहे थे, एकदम साफ, सृष्टि के आश्चर्यों को प्रदर्शित कर रहे थे। बर्फ के स्तंभों की संख्या हजारों में थी, जो पूरे खोखले पर्वत को सहारा देते हुए उसे ढहने से रोक रहे थे। गोली मास्टर झोंग, देखो! गु शियाओफेंग ने अचानक दूरी पर एक विशाल बर्फ के मंच की ओर इशारा किया। बर्फ का ये प्लेटफॉर्म एक व्यक्ति जितना ऊंचा था, जिसके बीच में एक बड़ा गड्ढा था जिसमें सफेद तरल पदार्थ भरा हुआ था। इसे देखने मात्र से ही यह ज्ञात हो जाता था कि यह तरल पदार्थ कोई साधारण पदार्थ नहीं है। आखिर ऐसे बर्फीले वातावरण में तो सब कुछ जम जाएगा, तरल पदार्थ का अस्तित्व कैसे हो सकता है? झोंग लिन आगे बढ़ा, उसने बर्फ के मंच से निकलने वाली अत्यधिक ठंड की शक्ति को महसूस किया, इससे पहले कि वह उसके पास पहुंचता। इस शक्ति को उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, न ही कभी कल्पना की थी। ठंडी हवा का झोंका आया, हवा के माध्यम से उसके शरीर तक फैल गया, उसकी छाती और पूरे शरीर तक पहुंच गया। मानो पलक झपकते ही झोंग लिन के शरीर पर बर्फ की एक पतली परत दिखाई दी। झोंग लिन बहुत हैरान था, उसने तेजी से फ्लाइंग स्पिरिट स्वॉर्ड स्क्रिप्चर को घुमाया। फिर अचानक उसने पाया कि ठंड की शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी, और जैसे ही उसका शरीर जम गया, उसने उसके अंदर आक्रमण किया। अब उसकी आंतरिक रक्त संचार गति बहुत कम हो गई थी, और सर्दी तेजी से फैलती जा रही थी, जिससे उसकी सोचने की क्षमता भी प्रभावित हो रही थी। झोंग लिन का मन एक विचार से उमड़ पड़ा। आंतरिक परिसंचरण मार्ग अचानक बदल गया, जिससे उसके एक बार पीले पड़े चेहरे पर लाल चमक दिखाई दी। उसी समय झोंग लिन के शरीर से गर्मी का एक विस्फोट हुआ, जिससे ठंडक गर्मी के कारण गायब हो गई। ये उग्र सूर्य हृदय शास्त्र था। झोंग लिन ने पहले ही सिस्टम पैनल पर उग्र सूर्य हृदय शास्त्र अंकित कर लिया था। उसे पूरी तरह से महारत हासिल थी तथा परिसंचरण मार्ग को अच्छी तरह से जानता था, हालांकि उसने इसका अभ्यास नहीं किया था।
उग्र सूर्य हृदय शास्त्र के संचालन के साथ झोंग लिन पर जमी हुई सनसनी गायब हो गई और यहां तक कि सिरदर्द भी चला गया। उसने पहले से ही जमे हुए कठोर गू शियाओफेंग को अपने पास पकड़ लिया और उसमें सांस भरने लगा। कुछ ही क्षणों बाद गू शियाओफेंग डर से भरे चेहरे के साथ लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। ये किस तरह की भूतिया चीज है? गू शियाओफेंग जोर से चिल्लाया। हालांकि हिमाक सीमा से बाहर होने के बावजूद, कोई आंतरिक समस्या न होने के बावजूद, गू शियाओफेंग का बाहरी हिस्सा अभी भी सफेद बर्फ की परत से ढका हुआ था, जिससे उसके मुंह का फड़कना अजीब तरह से भयानक लग रहा था। ये है मिलेनियल आइस एसेंस। झोंग लिन ने आश्चर्य से अपने सामने छोटे से तालाब को देखा। पानी दूधिया सफेद था, सफेद जैद जैसा और अंतहीन ठंडी हवा से भरा हुआ। एक उच्च तृतीय श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट की भी आंतरिक सांसें उसे रोक नहीं पा रही थीं। झोंग लिन ने प्राचीन पुस्तकों में यह चीज देखी थी। ये बर्फ का सार था, जो केवल सहस्राब्दी रहस्यमय बर्फ पर ही बन सकता था, जिससे साल में एक बूंद बनती थी। उसके सामने का कुंड कम से कम एक लौकी के आकार का था। कौन जाने इसे बनने में कितने साल लगे। सहस्त्राब्दी बर्फसार का उपयोग कीमिया के लिए किया जा सकता है या सीधे साधना के लिए सेवन किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति के पास पर्याप्त साधना होनी चाहिए, अन्यथा बर्फसार की शक्ति किसी व्यक्ति को बर्फ की मूर्ति में जमा सकती है। अब मैं शीत आत्मा रहस्यमय कौशल की साधना करना चाहता हूं। बर्फ के सार का सेवन करने से आंतरिक श्वास में सुधार होता है, अशुद्धियां दूर होती हैं और आंतरिक श्वास की गुणवत्ता शुद्ध होती है, और यह शीत गुण साधना तकनीकों के साथ सबसे अच्छा काम करता है। दुर्भाग्य से झोंग लिन ने शीत आत्मा रहस्यमय कौशल का अभ्यास नहीं किया था, इसलिए वह बर्फ सार की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सका। कोई बात नहीं, मैं ऐसे खजाने को कैसे छोड़ सकता हूँ। झोंग लिन ने गू शियाओफेन की ओर मुड़कर कहा, मास्टर गू, कृपया ऊपर जाएं और एक जेड कंटेनर ढूंढें, क्योंकि केवल जेड में ही यह वस्तु हो सकती है। मैं अभी जाऊंगा। गू शियाओफेंग बहुत समय से इस जगह को छोड़ना चाहता था। कोई भी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर वह उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता तो वह बेकार होगी। गू शियाओफेंग मुड़ा और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा। वह एक पल भी और रुकने को तैयार नहीं था। झोंग लिन पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी उंगलियों को धीरे से मोड़ा और सहस्त्राब्दी बर्फसार की एक बूंद पूल से बाहर निकलकर उसके मुंह में गिर गई। एक क्षण में झोंग लिन ने अपने शरीर के भीतर एक अत्यंत ठंडी शक्ति का विस्फोट महसूस किया, मानो उसकी आत्मा और शरीर दोनों उसमें जम गए हों। एक क्षण के लिए भी संकोच न करते हुए झोंग लिन ने जल्दी से फ्लाइंग स्पिरिट स्वॉर्ड स्क्रिप्चर को सक्रिय कर दिया, और जहां आंतरिक सांस गुजरती थी वहां अंतहीन ठंडी धाराएं बहने लगीं, जो तुरंत जम गईं और इंच इंच करके टूटने लगीं। अपने मन को एकत्रित करते हुए झोंग लिन ने सभी आंतरिक सांसों को एक साथ इकट्ठा करने का इरादा किया, और उसने पाया कि एकत्रित आंतरिक सांस अधिक सघन थी। इसकी गुणवत्ता पहले की तुलना में कम से कम एक स्तर अधिक थी। 15 मिनट बाद झोंग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके शरीर पर बर्फ की एक परत जम चुकी थी और 1000 साल पुराने बर्फ के पानी की बूंदें पिघल चुकी थीं। अपनी हथेली खोलते ही एक सुनहरी आंतरिक सांस उसके हाथ के चारों ओर घूमने लगी, और करीब से देखने पर आंतरिक सांस के भीतर एक हल्की ठंडक महसूस होती थी। झोंग लिन ने हल्के से अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने अपने शरीर की आंतरिक सांसों में बदलाव को बहुत पहले ही महसूस कर लिया था। उसकी उंगली के एक झटके से एक धीमी सी आवाज के साथ दूर चट्टान में एक छेद बन गया, जिसके भीतर बर्फ के निशान अभी भी मौजूद थे। हा, मेरी सोच सचमुच सही थी। झोंग लिन आकाश की ओर देखकर दिल खोलकर हंसा। सहस्त्राब्दी बर्फसार का सामना करते हुए एक साधारण मार्शल कलाकार केवल अपनी आंतरिक सांस को शांत करने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग कर सकता है, जब तक कि वे एक ठंडी विशेषता की साधना पद्धति का अभ्यास नहीं करते। यद्यपि झोंग लिन उड़ती आत्मा तलवार शास्त्र की साधना कर रहा था, लेकिन सिस्टम पैनल के माध्यम से वह पहले से ही शीत आत्मा रहस्यमय कौशल को इसके मूल तक समझ चुका था और मूल संस्थापक के दायरे तक पहुंच गया था। इसलिए सहस्राब्दी बर्फ के सार को परिष्कृत करते समय उसे उड़ती आत्मा तलवार शास्त्र और शीत आत्मा रहस्यमय कौशल को मिलाने की प्रेरणा मिली, और आश्चर्यजनक रूप से वह इसमें सफल रहा। अब उसकी आंतरिक श्वास में एक और परिवर्तन आ गया था, जिसमें स्वर्ण और शीत दोनों गुण थे। उस स्थिति में मैं कई अन्य स्वर्गीय श्रेणी साधना तकनीकों को भी एकीकृत करने का प्रयास कर सकता हूं। बेशक झोंग लिन की सफलता इन दो तकनीकों को समझने के शिखर तक पहुंचने पर आधारित थी, अंततः उन्हें एक साथ मिलाने के लिए सहस्राब्दी बर्फसार की शक्ति का उपयोग करना।
अन्य स्वर्गीय स्तर की साधना तकनीकों को सम्मिलित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की संगत आध्यात्मिक वस्तुओं की भी आवश्यकता होगी। चूंकि इन दोनों तकनीकों को मिला दिया गया है, इसलिए इसे आध्यात्मिक शीत तलवार शास्त्र कहा जाएगा। प्रणाली। होस्ट झोंग लिन। कौशल आध्यात्मिक शीत तलवार शास्त्र शुरुआती कौशल रेशम कीट रेशम शक्ति पूर्ण स्तर। विविध कीमिया चौथी कक्षा का अमृत पूर्ण स्तर। कौशल अंक अनंतता। सिस्टम मेरे लिए अंक आवंटित करें। एक विचार के साथ बिगिनर पूर्ण स्तर पर पहुंच गया और उसके दिमाग में सूचनाओं का एक विशाल प्रवाह उमड़ पड़ा। झोंग लिन धीरे धीरे खड़ा हुआ और आसपास की ठंड अब उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, जिससे उसे पानी में मछली की तरह महसूस हो रहा था। भीतर की बहती सांसें उसके लिए एक परिचित ठंडी आभा लेकर आई, जो वास्तव में सहस्त्राब्दी बर्फसार की शक्ति थी। इस समय गु शियाओफेंग भी गुफा के प्रवेश द्वार से वापस आ गया, उसके हाथ में एक जेड लॉकी थी। पिल मास्टर झोंग, क्या ये पर्याप्त होगा? पर्याप्त। सहस्त्राब्दी बर्फसार का पूल शायद इस जेड लॉकी को भी नहीं भर सकता। झोंग लिन ने जेड लॉकी ली, एक चम्मच बनाने के लिए बर्फ का एक टुकड़ा ढूंढा और फिर उसमें सहस्राब्दी बर्फ का सार भर दिया। जेड को अवरोध के रूप में इस्तेमाल करने से ठंड तुरंत गायब हो गई और गु शियाओफेंग ने चुपचाप राहत की सांस ली। पिल मास्टर झोंग, ये चीज क्या है और यह इतनी ठंडी क्यों है? मिलेनियल आइस एसेंस एक स्वर्गीय पदार्थ और सांसारिक खजाना है जिसका उपयोग कीमिया के लिए किया जा सकता है। क्या आप भी इसे लेना चाहेंगे? गु शियाओफेंग ने अजीब तरह से अपना सिर हिलाया, अभी भी भयभीत था। कोई जरूरत नहीं है। हालांकि यह एक अच्छी बात है, लेकिन इसे लेने के लिए आपको जीवित रहने की जरूरत है। वह ठंड जिसने उसे लगभग बर्फ की मूर्ति में बदल दिया था, अभी भी उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी और उसे साझा करने का कोई विचार नहीं बचा था। जल्दी से रहस्यमय बर्फ फूल इकट्ठा करो। रहस्यमयी बर्फ का फूल भी इसी गुफा में था, जो सदियों पुरानी रहस्यमयी बर्फ पर उग रहा था। ये हथेली के आकार का, पूरी तरह से बर्फ नीला था और किसी पौधे से ज्यादा बर्फ की मूर्ति जैसा दिखता था, यानी कार्बन आधारित जीवन रूप से बिल्कुल अलग। झोंग लिन ने सावधानीपूर्वक रहस्यमय बर्फ के फूल को खोदा और उसे एक तैयार जेड बॉक्स में रख दिया और उसे गुप्त रूप से राहत मिली। ब्रेकथ्रू पिल को परिष्कृत करने के लिए एक और सामग्री मिल गई थी। अब केवल 7 स्टार ग्रास और हेवनली ओरिजिन फ्रूट की आवश्यकता थी। स्वर्गीय मूल फल एक ऐसा फल है जिसमें जीवन बढ़ाने वाले गुण होते हैं। ये दूरदराज के पहाड़ों में उगता है जहां इंसान और जानवर शायद ही कभी चलते हों। ऐसा कहा जाता है कि यह जीवन को 10 साल तक बढ़ा देता है। 7 स्टार ग्रास एक जड़ी बूटी है जिसके पत्तों पर सुनहरे तारे जैसे धब्बे होते हैं। यह दुर्लभ नहीं है, दुर्लभता 7 तारों में निहित है। 7 सितारा घास के पत्ते पर हर 100 साल में एक सुनहरा धब्बा विकसित होता है। 7 सितारों तक पहुंचने में 700 साल लगते हैं, इसलिए इसे खोजने के लिए काफी प्रयास की आवश्यकता होती है। जब दोनों गुफा के प्रवेश द्वार पर लौटे तो उनके चेहरों पर खून की तेज गंध आए। गु निंग शवों को ले जाने वाले गार्डों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे। झोंग लिन ने चारों ओर देखा, पूरे स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय में कोई भी जीवित नहीं बचा था। भाई झोंग, पिताजी। गु निंग जल्दी से आया, खून से लथपथ, हालांकि वह उसका अपना नहीं था। निंगर, काम कैसे चल रहा है? निश्चिंत रहिए पिताजी, प्राचीन चट्टान की सुगंध का गुप्त नुस्खा प्राप्त हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम किंगलिंग पर्वत को नहीं छोड़ सकते। गु निंग ने बताया, प्राचीन रॉक सुगंध की मुख्य सामग्री में से एक किंगलिंग पर्वत से प्राप्त काली आबनूस मिट्टी है। अगर हम इसकी जगह कोई और चीज इस्तेमाल करें तो इसकी प्रभावशीलता बहुत कम हो जाएगी। गु शियाओफेंग ने एक पल सोचा, फिर कहा, मैं समझ गया। निंग, तुम कुछ लोगों के साथ यहीं रहो और मैं और पिल मास्टर झोंग पहले लिन्यू शहर लौटेंगे। मैं गुप्त रूप से किसी को स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय पर कब्जा करने के लिए भेजूंगा। प्राचीन रॉक सुगंध स्वर्गीय सुगंध संप्रदाय का एक उत्पाद बनी रहेगी। जब वे लिन्यूस शहर लौटे तो पूर्व दिशा में पहले से ही हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। हालांकि झोंग लिन पूरी रात सोया नहीं था, उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि वह बेहद उत्साहित था। जुआनबिंग फूल 10,000 साल पुराना हिम मज्जा आध्यात्मिक शीत तलवार शास्त्र। ये आज रात की फसलें हैं, सचमुच बहुत बड़ी। कमरे में झोंग लिन पालथी मारकर बैठा था और अपनी आंतरिक श्वास को यिन बाय इक्यूपॉइंट की ओर प्रवाहित कर रहा था। कुछ ही क्षणों बाद एक स्पष्ट ध्वनि के साथ उसे ऐसा लगा जैसे उसकी डेंटियन में आंतरिक श्वास थोड़ी और ठोस हो गई हो। झोंग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों में एक तेज रोशनी टिमटिमा रही थी।
आंतरिक श्वास के गुणधर्म में परिवर्तन से वास्तव में अनेक लाभ होते हैं, यहाँ तक कि एक्यूपॉइंट्स और मेरिडियंस को साफ करने की गति भी तेज हो गई है। ऐसा लगता है कि अब ज्यादा समय नहीं लगेगा जब फुट 3 इन मेरिडियंस को पूरी तरह साफ किया जा सकेगा। सोने और बर्फ के सम्मिलन ने आंतरिक श्वास में एक रहस्यमय परिवर्तन उत्पन्न किया और शुद्ध उड़ती आत्मा तलवार शास्त्र की तुलना में आध्यात्मिक शीत तलवार शास्त्र बहुत अधिक गहरा प्रतीत हुआ। झोंग लिन के शरीर के भीतर की सांसें अशांत हो उठी। जैसे ही उसने अपनी हथेली फैलाई, आसपास का माहौल अचानक एक अजीब सा रूप ले लिया। जहां वह खड़ा था वहां एक सफेद धुंध तेजी से फैल रही थी। झोंग लिन की आंखों में एक उत्साह भरी चमक चमक उठी, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके अंदर की सारी सांसें अद्भुत तरीके से बदल रही हैं। वह आनंददायक अनुभूति में गहराई से डूब गया। कितना समय बीत गया इसका पता न चलने पर भी वह अंततः उस आनंददायक वातावरण से जागा और उसे एहसास हुआ कि अनजाने में ही उसकी आंतरिक सांस का 70 से 80% हिस्सा खत्म हो चुका था। हालांकि चारों ओर नजर दौड़ाने पर झोंग लिन बहुत आश्चर्यचकित हुआ। हल्की बर्फीली धुंध आश्चर्यजनक रूप से पूरे कमरे में फैल गई थी। इस दायरे में आने वाली हर चीज बर्फ की पतली परतों से ढकी हुई थी, यहाँ तक कि उसके नीचे पड़ा बिस्तर भी। झोंग लिन का चेहरा थोड़ा बदल गया, जिससे उसकी आंतरिक सांस का उत्सर्जन बंद हो गया और यह शक्ति पूरी तरह से दब गई और आसपास की ठंड धीरे धीरे खत्म होने लगी। झोंग लिन मुस्कुराया, उसका उत्साह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उन्होंने एक महान कायाकल्प गोली निकाली और उसे निगल लिया, जिससे उनकी डेंटियन में सांस तुरंत बहाल हो गई। डोंग डोंग डोंग, वरिष्ठ भाई, नाश्ते का समय हो गया है। जियांग युआन की आवाज दरवाजे के बाहर से आ रहा। झोंग लिन बिस्तर से उठा, अपने कपड़े ठीक किए और कमरे का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। दरवाजे के बाहर जियांग युआन को अचानक एक ठंडी लहर का एहसास हुआ, जिससे वह सहज रूप से कांपने लगी। इतनी ठंड! अपना सिर उठाकर उसने देखा कि झोंग लिन के कमरे से सफेद कोहरे की एक लहर निकल रही है, जिससे वह कुछ हद तक हक्की बक्की रह गई। वरिष्ठ भाई, ये, झोंग लिन ने सहजता से कहा, मैं कल रात अभ्यास में कुछ नई तकनीकें आजमा रहा था। सब जल्द ही ठीक हो जाएगा, चलो खाना खाते हैं। जियांग युआन ने अपना मुंह बंद कर लिया और कोई और सवाल नहीं पूछा। उसके बड़े भाई ने जो किया उसके बारे में पूछताछ करने का उसे कोई हक नहीं था। गू परिवार का नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट था। नाश्ते के बाद दोनों घूमने निकल पड़े। अनजाने में वे गू परिवार के मार्शल आर्ट अखाड़े में पहुंच गए, जहां गू परिवार के कई शिष्य मंच पर अभ्यास कर रहे थे। कितना मजबूत मार्शल माहौल है। कहते हैं गू परिवार मार्शल आर्ट के जरिए ही आगे बढ़ा और लिन्यू एस्कॉर्ट एजेंसी पूरे ग्रेट चेन में फैली हुई है। सच में उनकी प्रतिष्ठा वाजिब है। जियांग युआन ने तारीफ की। मार्शल आर्ट क्षेत्र में गू परिवार के शिष्य केवल 13 या 14 वर्ष के थे, फिर भी उनमें से हर एक मार्शल कलाकार था, जिनमें से सबसे शक्तिशाली 8वें रैंक मांसपेशी सुदृढ़ीकरण क्षेत्र तक पहुंच गया था। झोंग लिन ने भी सिर हिलाया और कहा, वास्तव में ये प्रभावशाली है। 14 वर्ष की आयु में 8वीं रैंक की मांसपेशी सुदृढ़ीकरण क्षेत्र तलवार कड़ाही संप्रदाय में भी सराहनीय है। फ्लाइंग किक के साथ गू परिवार के एक शिष्य को मंच से नीचे गिरा दिया गया, जिससे मैच एक विजेता के साथ समाप्त हुआ। अगला मैच गू फैंग बनाम गू चेन। रेफरी की जोरदार घोषणा के साथ ही एक युवक बछड़े की तरह प्रकट हुआ और मंच पर छलांग लगाने लगा, जबकि दूसरी ओर से सियान रंग के भान के कपड़े पहने एक दुबला पतला युवक आया। गू चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पारिवारिक प्रतियोगिता के लिए नामांकन करेगा। सचमुच अप्रत्याशित। तस्क तस्क, यह एक शो होने वाला है, पूर्व प्रतिभा बनाम वर्तमान प्रतिभा। पहले तोहफे में मिला था मेरा पैर। मेरे हिसाब से जाहिर है उसके माता पिता ने उसे जिंदा रहते हुए कोई अमृत जरूर दिया होगा, वरना उनके मरते ही उसकी मार्शल आर्ट साधना कैसे रुक गई। जाहिर है उसके पास अमृत खत्म हो गया होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वालों को ज्यादा खाना चाहिए, और अगर आप पर्याप्त खाएंगे तभी आपके पास प्रशिक्षण के लिए ऊर्जा होगी। हमें देखो, हर कोई हट्टा कट्टा और ताकतवर है, लेकिन गू चेन किसी लड़की की तरह दुबला पतला है, शायद इसलिए क्योंकि उसने एक बार कोई बड़ा अमृत पी लिया था जिससे उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचा था, और वो भी सिर्फ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की छवि बनाने के लिए। अब उसकी पोल खुल गई है। भीड़ एक के बाद एक बातें कर रही थी, अपना उपहास नहीं छिपा रही थी, और चलते हुए दुबले पतले युवा गू चेन ने ये सब सुना। उसकी आंखों में धीरे धीरे गुस्सा उभर रहा था। उसके भान के कपड़ों के नीचे मुठ्ठियां कसकर बंधी हुई थीं, नसें उभर रही थीं।
रिंग पर गू फैंग ने नीचे देखा, गू चेन पर व्यंग्य करते हुए, जो उससे लगभग आधा सिर छोटा था, बोला, गू चेन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आंगन से बाहर कदम रखने की हिम्मत करोगे। क्या यहाँ खुद को साबित करने आए हो, या तुम हड्डी धोने वाली गोली भी छीनना चाहते हो? तुरंत ही भीड़ में हंसी फूट पड़ी। गू चेन ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए अंगूठी के पास परिवार के बुजुर्ग की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, बुजुर्ग, क्या हम शुरू कर सकते हैं? बुजुर्ग ने जटिल भाव से गू चेन की ओर देखा, मन ही मन आह भरी, लेकिन फिर भी ऊंची आवाज में कहा, आप शुरू कर सकते हैं। गू चेन ने गू फैंग को देखने के लिए अपना सिर उठाया और धीरे से कहा, 8वीं रैंक की मांसपेशी सुदृढ़ीकरण क्षेत्र, मैं 3 साल पहले इस क्षेत्र में पहुंचा था और इसे प्रतिभा कहा जाता है। स्वाभाविक रूप से मूर्खता की तरह तुम मौत की तलाश में हो। गू फैंग का क्यों ही रक्त उमड़ पड़ा, उसका क्रोध बढ़ता गया, वो गू चेन की ओर बढ़ता गया, उसकी मुट्ठी रेत के कटोरे की तरह सीधे उसके सिर पर वार करने वाली थी, मानो उसे वहीं कुचलने का इरादा हो। इस भयानक मौके का सामना करते हुए गू चेन में जरा भी डर नहीं दिखा। अपने पैर को हल्का सा हिलाने और शरीर के ऊपरी हिस्से को मोड़ने से मुक्का बल भर से चूक गया, बमुश्किल उसकी नाक के पास से छूकर। गू फैंग का बायां पैर साइड किक के लिए घूमा, जो फिर से गू चेन के पेट की ओर उड़ गया। गू चेन ने अपनी पीठ को झुकाया, पेट को अंदर की ओर खींचा तथा मुट्ठी भर की दूरी से लात से बाल बाल बच गया। फिर अपनी कोहनी को हल्के से ऊपर उठाते हुए गू फैंग के दौड़ने की गति का उपयोग करते हुए उसने गू फैंग की छाती पर जोरदार प्रहार किया। गू फैंग उड़कर गिर पड़ा, जबकि गू चेन भी लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हट गया। दूर से जियांग युआन ने यह दृश्य देखा और प्रशंसा करते हुए कहा, ये गू चेन बुरा नहीं है, हर खतरनाक चाल बस नुकसान से थोड़ी सी बचती है। हालांकि करीब से देखने पर आप पाएंगे कि वह काफी आश्वस्त है, हमेशा कम से कम प्रयास से अधिकतम लाभ उठाता है। ये तकनीक की बारीकियों में निपुणता का संकेत है। इसके अलावा उसने अभी अभी बताया कि वह 3 साल पहले ही 8वीं रैंक की मांसपेशी सुदृढ़ीकरण की अवस्था में पहुंच गया था। उसकी वर्तमान आयु केवल 13 या 14 वर्ष है, जिसका अर्थ है कि वह 11 या 12 वर्ष की आयु में ही 8वीं रैंक पर था। ये बात उसे प्रतिभाशाली भी बनाती है। झोंग लिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, हालांकि उसने देखा कि गू चेन की कोहनी, जो गू फैंग को दूर धकेलने के लिए अत्यधिक बल लगा रही थी, ने भी जवाबी बल के कारण गू चेन को काफी घायल कर दिया। खुद को नुकसान पहुंचाने में सक्षम प्रतिबल 8वीं रैंक की मांसपेशियों को मजबूत करने वाले शरीर में इतनी कमी कैसे हो सकती है? संपर्क टॉस।